आप सभी का स्वागत है हिंदी नोबेल स्टोरी एक्सप्लेनर में। यहाँ हर एक स्टोरी आपको सिस्टम, रोमांस और जादू की एक अलग ही सफर पे ले जाती है। डिस्क्लेमर: गल्प पे बताया गया सारे चरित्रों, स्थान, काल, घटना सब कुछ काल्पनिक है। इसे वास्तविकता से जोड़ने का प्रयास ना करें। अध्याय 212। अपनी बात समाप्त करने के बाद सुनील सक्सेना ने फोन रख दिया। फिर एड्रेस बुक से लियांग गुआंगलाई का फोन नंबर निकाला और कॉल किया। सुनील सक्सेना काफी बातूनी थे, इसलिए उन्होंने लियांग गुआंगलाई से लकड़ी की नक्काशी के बारे में सीधे तौर पर नहीं पूछा। इसके बजाय उन्होंने लियांग गुआंगलाई से लियांग गुआंगलाई के पिता लियांग डेलिन के 70वें जन्मदिन के बारे में बात की। पूछा कि वह किन मेहमानों को आमंत्रित करने वाले हैं वगैरह, और फिर गलती से बता दिया कि उनकी बेटी की सगाई होने वाली है। साल के अंत में मेरे पोते और पोती भी 9 या 10 महीने के हो जाते हैं और वे उस समय रात का खाना खाने के लिए वापस आ सकते हैं। लियांग गुआंगलाई को सुनील सक्सेना के दादा बनने पर गहरा सदमा लगा। कुछ पूछताछ के बाद सुनील सक्सेना ने हंसते हुए अपने दामाद के बारे में बात की और कहा कि उन्हें भी पहले आश्चर्य हुआ था। कुछ समय पहले जब उनकी बेटी उनके दामाद और पोते पोतियों के साथ वापस आई तो उन्होंने पाया कि उनके दामाद वाकई बहुत अच्छे थे और वे उनकी शादी के लिए राजी हो गए। फिर दोनों की उम्र अभी शादी की नहीं हुई है, इसलिए वे इस महीने की 26 तारीख को सगाई भोज और बच्चे के 100 दिन के भोज का आयोजन करने की योजना बना रहे हैं। जब विवाह की आयु हो जाएगी तो विवाह प्रमाण पत्र निकाला जाएगा और आधिकारिक विवाह आयोजित किया जाएगा। क्योंकि यदि आप शादी पहले ही कर लेंगे और विवाह प्रमाण पत्र के बारे में बात नहीं करेंगे तो कई लोग आपके बारे में गपशप करेंगे। उस समय विवाह प्रमाण पत्र निकाला जाएगा और शादी एक ईमानदार तरीके से आयोजित की जाएगी। विवाह प्रमाण पत्र का अर्थ है कि दोनों के बीच औपचारिक पति पत्नी का रिश्ता है, जिसकी गारंटी कानून द्वारा दी गई है। विवाह प्रमाण पत्र चाहे जो भी हो, ये सहवास संबंध के अंतर्गत आता है। कानून ने उस प्रावधान को समाप्त कर दिया है जिसके अनुसार भोज आयोजित होने के बाद वास्तविक विवाह संबंध स्थापित हो जाता है और केवल नागरिक मामलों के ब्यूरो द्वारा पंजीकृत विवाह प्रमाण पत्र को ही मान्यता दी जाती है। लियांग गुआंग उन्हें बधाई देने आए और फिर सुनील सक्सेना के दामाद से पूछा कि वह हाई स्कूल में कहाँ थे आदि। जब ये बात आई तो सुनील सक्सेना ने बात जारी रखी। उन्होंने कहा कि उनका दामाद अभी द्वितीय वर्ष का छात्र है, लेकिन उसने पहले ही एक स्टोर खोल लिया है और एक BMW खरीद ली है। वह न केवल अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए पैसे कमाएगा, बल्कि उसके जीवन कौशल भी बहुत अच्छे हैं। मछुआरे नेता होने के साथ साथ वह कुछ समय पहले उनके साथ मछली पकड़ने गया था और 35 पाउंड का एक जायंटियन ग्रुपर पकड़ा था। उसे आज भी वह पूरा मछली भोज याद है। और नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी, उसने खुद से पूछा कि क्या वह कभी किसी से नहीं हारा, और जब वह हार गया तो उसने अपने ही बूढ़े आदमी से हारने का नाटक किया। कुछ प्लेटें। जब लियांग गुआंगलाई ने यह सुना तो उसे अर्जुन सक्सेना जैसा कुछ महसूस हुआ। अर्जुन सक्सेना भी द्वितीय वर्ष का छात्र था और उसने एक दुकान खोली थी। आज उसने भी देखा कि अर्जुन सक्सेना BMW चला रहा था, और अगर उन्हें सही याद है तो सुनील सक्सेना के स्कूल के छात्र की बेटी का दाखिला मुंबई विश्वविद्यालय में हो गया था। क्योंकि उस समय मुंबई विश्वविद्यालय से प्रवेश पत्र मिलने के बाद सुपरिवार ने उनके गृहनगर में एक भोज का आयोजन किया था और खूब लोगों का सत्कार किया था। उस समय वे शहर से बाहर नहीं जाते थे, लेकिन घर पर कोई न कोई जाता था। उन्होंने भी इसके बारे में सुना। आखिरकार मुंबई विश्वविद्यालय, जो 985 और 211 में 2ym दर्जे का विश्वविद्यालय है, इतना अच्छा और भारी भरकम विश्वविद्यालय में भर्ती हुआ और गांव में फैला हुआ था। फिर अर्जुन सक्सेना भी जोंगहाई में हैं। ये सोचकर उसने गहरी सांस ली और तुरंत और ऊर्जावान हो गया और हिचकिचाते हुए पूछा, बूढ़ी सू, तुम्हारा दामाद मुंबई में कौन सी दुकान खोलता है? क्या धंधा है? मैंने एक सेमेस्टर में BMW खरीदी थी। कमाल है, अब तो कई नौजवानों ने बस दुकान खोल ली है और सब घाटे में चल रहे हैं। सुनील सक्सेना ने सोचते हुए कहा, लगता है इसका नाम सैनकिंझाई है। मुझे ठीक से याद नहीं, बस अपनी बेटी से कुछ सुना था। हालांकि मुझे इस व्यवसाय की विषय वस्तु पता है। यह एक हस्तनिर्मित हस्तशिल्प है। सबसे ज्यादा बिकने वाला उत्पाद वेनवान अखरोट का एक जोड़ा है। यह उस समय CCTV के विश्व संग्रह कार्यक्रम में भी था। अगला विषय उस गड्ढे में आया जिसे सुनील सक्सेना ने पहले ही खोद लिया था। लियांग गुआंगलाई बहुत खुश हुए और सुनील सक्सेना को भी लियांग गुआंगलाई से कुछ शब्द सुनने को मिले। लियांग गुआंगलाई वास्तव में लकड़ी की नक्काशी का एक टुकड़ा खरीदना चाहता था। ये बूढ़े व्यक्ति को जन्मदिन के उपहार के रूप में दिया गया था और वह जन्मदिन के उपहारों के समूह से अलग दिखना चाहता था और बूढ़े व्यक्ति का प्यार जीतना चाहता था। अंत में लियांग गुआंगलाई ने चापलूसी से कहा, भाई योंगशिंग, हम सब एक ही गांव से हैं,
कृपया मुझे अपने दामाद को ये बताने में मदद करें कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। चूंकि हम सभी परिचित हैं, इसलिए मैं सीधे एक ही सांस में 2 करोड़ रुपये खरीद सकता हूँ। प्रीपेड। ये वाक्य सुनकर सुनील सक्सेना मन ही मन खुश हुए। हाँ, काम हो गया। लेकिन अचानक उसे कुछ ख्याल आया। वह है, उनकी पत्नी ने कहा था कि वह दहेज को 5 गुना वापस कर देंगे, और अगर अर्जुन सक्सेना ने सीधे तौर पर 20 मिलियन दहेज के रूप में लिया, तो आखिरकार ये सुपरिवार और उनकी बेटी के लिए वास्तव में अच्छा था जब यह फैल गया। लेकिन वह दहेज वापस करना चाहते थे, 1100 मिलियन। उसके माथे के दोनों ओर की कनपटियां उभरी हुई थीं। बूढ़ा ससुर ऐसा नहीं कर सकता। घर पर बचत केवल 100 मिलियन है। उन सभी का उपयोग दहेज की वापसी के लिए किया जाता है, और यह मुक्ति से पहले लौटने का समय होगा। सुनील सक्सेना ने गरीबी के आंसू बहाए और अचानक पाया कि एक अति अच्छा दामाद होना एक बोझ लगता है। चेहरे पर मुस्कान लिए सुनील सक्सेना बोले, तुम मेरे दामाद से पैसों के बारे में बात करो, मैं दखलंदाजी नहीं करूंगा, लेकिन चिंता मत करो, मैं अपने दामाद को तुम्हारी स्थिति जरूर बताऊंगा और पहले उसे तुम्हारा ऑर्डर लेने दूंगा। तुम्हें तो पता ही है कि जब से उसके तराशे हुए अखरोट वर्ल्ड कलेक्शन प्रोग्राम में आए हैं, तब से कई लोगों ने उससे ऑर्डर लेने के लिए कहा है, लेकिन अभी वह मेरी बेटी की सगाई की दावत और 3 महीने के बच्चे की देखभाल में व्यस्त है। मुझे स्कूल में बहुत व्यस्त रहना पड़ता है और मैं पहले भी कई ऑर्डर लौटा चुका हूँ। सुनील सक्सेना व्यवसाय में हैं और वह हर काम संभाल लेंगे, इसलिए वह अर्जुन सक्सेना को बढ़ावा देंगे। इस फोन कॉल की तरह वह पहले एक गड्ढा खोदता है और फिर उस गड्ढे को भरता है, बजाय इसके कि सीधे लियांग गुआंगलाई से अर्जुन सक्सेना की लकड़ी की नक्काशी खरीदने के लिए कहे, क्योंकि लियांग गुआंगलाई ही अर्जुन सक्सेना की ऊंचाई बढ़ा सकता है। ये लियांग गुआंगलाई ही थे जिन्होंने अर्जुन सक्सेना को आदेश लेने के लिए कहा था, और अर्जुन सक्सेना ने पहल की थी। बाद वाला अपना पद कम करेगा, अर्जुन सक्सेना का कद कम करेगा, और अर्जुन सक्सेना का लियांग गुआंगलाई को लेने का आदेश बन जाएगा। लियांग गुआंगलाई पहल करेगा। व्यापार जगत में पहल किसकी है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। फोन रखने के बाद सुनील सक्सेना ने मुस्कुराते हुए अपनी बेटी को फोन किया और अपनी बेटी से पूछी गई सारी जानकारी बताई। हालांकि उन्होंने यह नहीं कहा कि वे एकमुश्त 2 करोड़ देंगे, बल्कि अपनी बेटी से कहा कि एक पेशेवर वकील ढूंढो। अर्जुन सक्सेना को सबसे अच्छा टैक्स बचाव प्लान देने के लिए एक पेशेवर अकाउंटेंट ढूंढना न भूलें। अनन्या शर्मा ने अपनी उत्साहित स्वीकृति दबा ली। सुनील सक्सेना ने फोन रख दिया और लिविंग रूम में आकर सू जियांडिंग को देखा, जो सोफे पर बैठकर टीवी देख रही थी, और अनीता सक्सेना को, जो दबी हुई उत्तेजना के साथ उसे देख रही थी। अनीता सक्सेना सुनील सक्सेना से पूछना चाहती थी, लेकिन सू जियांडिंग की उपस्थिति के कारण वह पूछने से बच गईं। जब दादी सू ने पूछा तो सुनील सक्सेना ने उदासीनता से कहा, अच्छा, 20 मिलियन की सूची। जी हाँ, ये लियांग परिवार के लियांग गुआंग थे, जो अर्जुन सक्सेना के पास कस्टम वुड कार्विंग बनाने आए थे। दादी सू की भौहें खुशी से भर गईं और उन्होंने खुलकर तारीफ की, कमाल है। लकड़ी की नक्काशी के 2 करोड़ टुकड़े। लकड़ी की नक्काशी की कारीगरी कितनी अद्भुत है। अब नीलामी घर में लकड़ी की नक्काशी के काम वाकई हर मोड़ पर करोड़ों में हैं, लेकिन ये सभी मशहूर कलाकारों के हैं। लकड़ी की नक्काशी के कामों के लिए अर्जुन सक्सेना इतनी कम उम्र में इतना बड़ा ऑर्डर ले सकते हैं, नक्काशी करने वाला कमाल का है। इतना कहकर दादी सू ने सू जियांडिंग से कहा, बूढ़े, लियांग गुआंगलाई ने सुना है कि उसने बाहर बड़ा व्यापार करके बहुत पैसा कमाया है। लगता है इस बार वह अपने पिता के 70वें जन्मदिन पर अपनी शान बढ़ाना चाहता था और दूसरे भाई बहनों को पीछे धकेलना चाहता था। क्या? सू जियांडिंग ने कॉफी टेबल पर रखा लाइटर उठाया, हाथ में सिगरेट जलाई, सिगरेट का एक कश लिया और धीरे से कहा, लियांग गुआंगलाई ने जो प्रॉपर्टी कंपनी शुरू की थी, वह पिछले कुछ सालों से घाटे में चल रही थी, और हर बार जब वह नए साल पर वापस आता था, तो उसे दूसरे भाई बहनों से सीख मिलती थी। पिछले 2 सालों में अच्छी प्रगति हुई है। पिछले साल मैंने 10 करोड़ रुपए कमाए थे। इस साल मैं उसके पिता के जन्मदिन पर अच्छा दिखना चाहता हूं और गर्व महसूस करना चाहता हूं। इधर सुनील सक्सेना और बाकी लोग इस मामले पर बातचीत कर रहे थे। हालांकि सू जियांडिंग ने अर्जुन सक्सेना की तारीफ नहीं की, लेकिन जाहिर था कि वह भी भावुक हो गए थे। अर्जुन सक्सेना की ओर से लियांग गुआंगलाई के बारे में पूछने पर सक्सेना के पिता और माता बहुत खुश हुए और उन्हें पता चला कि सूची सही थी। पापा सक्सेना ने तुरंत अर्जुन सक्सेना का कंधा थपथपाया और हंसते हुए बोले, अर्जुन, ये 2 दिन मध्य शरद उत्सव के हैं। आज रात हम तुम्हारे दादा दादी के लिए लिफाफे जलाएंगे, नीचे लिफाफे लिखने के लिए इंतजार करेंगे और लिफाफे लिखेंगे। काम करना तुम्हारे हाथ में है, तुम बड़े हो गए हो, तुम एक पिता हो और अब तुम्हारा करियर सफल है, तुम अपने दम पर जी सकते हो। अपनी बात खत्म करते ही अर्जुन के पिता के चेहरे पर दर्द के भाव उभर आए और फिर उन्हें याद आया कि उनकी कलाई में चोट लगी है।
उन्होंने अर्जुन सक्सेना के कंधे पर इतनी जोर से थपथपाया कि उसकी कलाई में दर्द होने लगा। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, पिताजी, ज़्यादा उत्साहित मत होइए, ठीक है, हम बाद में आरव के पास जाएंगे और उन्हें सामाजिक सुरक्षा कार्ड और चिकित्सा बीमा मिल जाएगा, इसलिए वापस आकर लिफाफा लिख दें और आज रात दादा दादी के लिए लिफाफा जला दें और उन्हें हमारे परिवार को खुश और स्वस्थ रखने दें। पिताजी सक्सेना ने मुस्कुराते हुए लगातार 3 शब्द कहे और फिर पिताजी सक्सेना उस वकील और अकाउंटेंट को बुलाने के लिए कमरे में चले गए जिन्हें वे मुंबई में जानते थे। किसी को भी नींद नहीं आ रही थी, यहाँ तक कि 3 छोटे शिशुओं को भी, जो अपने माता पिता, दादा दादी और नाना नानी को इस समय इतना खुश देख रहे थे। तीनों छोटे बच्चे भी रेंगने वाली चटाई पर लेटकर बड़बड़ाने के लिए बहुत उत्साहित थे। अनन्या शर्मा उन्हें चिढ़ाने के लिए मनोरंजन पार्क गईं और फिर अर्जुन सक्सेना से स्टोव का हिसाब किताब करने को कहा, क्योंकि अगर आप इस 2 करोड़ की सूची को स्वीकार कर लेते हैं तो सांकिंझाई की कर भुगतान पद्धति बदल जाएगी। उस समय आपको छोटे करदाता से सामान्य करदाता के लिए आवेदन करने के लिए कर प्राधिकरण के पास जाना होगा, क्योंकि इस वर्ष का कारोबार 5 मिलियन से अधिक है। इसकी गणना प्राप्त धन के आधार पर की जाती है। अगर लियांग गुआंग आते ही बैचों में भुगतान करेगा तो पहले 2 भुगतान मिलाकर 40 लाख होंगे, साथ ही 10 लाख अखरोट और अन्य चीजें जो अर्जुन सक्सेना ने पहले स्टोव में बेची थीं। 50 लाख से ज्यादा का कारोबार। यद्यपि छोटे करदाताओं के लिए कर की दर कम है, लेकिन यदि टर्नओवर 5 मिलियन से अधिक है, यदि आप सामान्य करदाता के लिए परिवर्तन के लिए आवेदन नहीं करते हैं, तो कर ब्यूरो न केवल सामान्य करदाता की कर दर पर कर एकत्र करेगा, बल्कि मूल्य वर्धित कर भी काट सकेगा। इनपुट टैक्स। दोपहर में अर्जुन सक्सेना का परिवार इसी काम में व्यस्त था। 3 बजे से पहले ये काम लगभग पूरा हो चुका था। वे बस शाम को अर्जुन के पिता के वकील द्वारा अनुबंध तैयार करने का इंतजार कर रहे थे और अकाउंटेंट अर्जुन सक्सेना के सांकिंझाई में टैक्स घोषणा और पंजीकरण वगैरह में मदद करेगा। तीनों छोटे बच्चे अंततः थक गए और सो गए। अर्जुन सक्सेना ने उन सभी को ऊपर ले जाने के बाद अनन्या शर्मा से कहा कि वह बच्चे के साथ घर पर आराम करें और वह और उनके माता पिता बच्चे की सामाजिक सुरक्षा और चिकित्सा बीमा का पंजीकरण कराने चले गए। क्योंकि दोपहर में बाहर धूप अधिक थी, इसलिए अर्जुन सक्सेना नहीं चाहते थे कि चारों बाहर गर्मी में रहें। अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया, फिर कुछ सोचा। अर्जुन सक्सेना, अगर तुम ऐसा करोगे तो तब तक 20 मिलियन कमा लोगे। क्या हम दहेज में 4 मिलियन ले लें? 4 मिलियन का 5 गुना 20 मिलियन का दहेज है। जब यह अंत तक पहुंचा तो अनन्या शर्मा बहुत उत्साहित थीं। अर्जुन सक्सेना ने उसके उत्साहित कंधे पर प्यार से थपथपाते हुए कहा, अनन्या, अगर तुम्हारे माता पिता को पता चल गया तो शायद वे हमें तब तक अपने घर में घुसने ही नहीं देंगे। पिछली बातचीत के मुताबिक हम सगाई में 20 लाख का तोहफा देंगे। अनन्या शर्मा ने आंखें घुमाईं और सिर हिलाया। अर्जुन सक्सेना को पता नहीं था कि वह फिर से क्या बुरा विचार सोच रही है, इसलिए उसने उसके माथे पर प्यार से चुंबन किया, उसे घर पर सोने और आराम करने दिया और अगर कुछ हुआ तो उसे फोन करने दिया। 1 मिनट रुको, अर्जुन सक्सेना। इतना कहकर अनन्या शर्मा बिस्तर से उठी, सूटकेस की तरफ दौड़ी, सूटकेस खोला, सूटकेस के नीचे से 4 बड़े लाल लिफाफे निकाले और बिस्तर पर रख दिए। इनमें से एक लाल लिफाफा था जो अनीता सक्सेना और सुनील सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को दिया था और अन्य 3 लाल लिफाफे थे जो अनीता सक्सेना और अन्य लोगों ने 3 छोटे बच्चों को दिए थे। अर्जुन सक्सेना, घर में इतना कैश रखना सुरक्षित नहीं है। आप ये सारा पैसा कार्ड पर डालते हैं। ठीक है, मुझे अपना बैंक कार्ड दो। क्या? अर्जुन सक्सेना ने उसकी हैरानी भरी हालत की नकल करते हुए कहा, फिर मुस्कुराया और उसके छोटे से सिर को प्यार से सहलाते हुए बोला, ये तुम्हारे बैंक कार्ड में जमा नहीं होगा। लेकिन किसके बैंक कार्ड में जमा होगा? अंदर, आपका, आपके पति। मैं अभी 2 करोड़ की बड़ी रकम कमाने वाला हूँ। ये छोटी सी रकम आपके बैंक कार्ड में जमा हो जाएगी और आप इसे मैनेज कर सकते हैं। ये 350,000 है। अर्जुन सक्सेना का लाल लिफाफा 200,000 3 बच्चे 1,50,000 का था। पूरे 350,000 नकद 0.350,000 ज्यादा नहीं है। आपने तो शेयरों में निवेश करके ही पैसा कमाया है ना? आप अपने शेयर खाते में और पैसे डालने की कोशिश कर सकते हैं, कुछ और शेयर खरीद सकते हैं और अपने हुनर का अभ्यास कर सकते हैं। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, यह पैसा उसकी पत्नी के बैंक कार्ड में जमा किया जाना चाहिए। हुआ यूं कि उसे कुछ स्टॉक पसंद आ गए और वह उन्हें खरीदना चाहती थी, लेकिन जिस स्टॉक को उसने 50,000 रुपये में खरीदा था उसका समग्र रुझान ऊपर जा रहा था, इसलिए वह उसे बेचने से हिचकिचा रही थी। स्टॉक खरीदने के लिए 100,000 रुपये और लीजिए और परिवार के लिए कुछ अतिरिक्त आय जोड़िए। अर्जुन सक्सेना नीचे सांप की खाल का एक थैला ढूंढने गया, फिर उसमें $35 डाले और उसे अपने साथ ले गया।
फिर उसने बच्चों की घर गृहस्थी की रजिस्ट्री और जन्म प्रमाण पत्र, साथ ही अपना पहचान पत्र भी लिया और उसके पीछे पीछे चल दिया। सक्सेना के माता पिता प्रशासनिक भवन की ओर गाड़ी चलाकर गए। सक्सेना के पिता और माता के यहाँ परिचित हैं, इसलिए उन्हें जल्दी ही सामाजिक सुरक्षा कार्ड मिल गया और चिकित्सा बीमा भी पंजीकृत हो गया और उसका भुगतान भी सफलतापूर्वक हो गया। अस्पताल में बच्चों के कुछ खर्च रसीदों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए सामाजिक सुरक्षा ब्यूरो में आ सकते हैं। अनीता सक्सेना ने एक और सवाल पूछा, क्या अनन्या शर्मा के प्रोडक्शन खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सकती है? परिचित को पता था कि अनीता सक्सेना के परिवार की बहू कॉलेज की छात्रा है। उसकी शादी की कानूनी उम्र अभी पूरी नहीं हुई थी और न ही उसने अभी तक विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त किया था। परिचित ने अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या उसने ग्रामीण बीमा करवाया है। मां ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखा। अर्जुन सक्सेना को पता नहीं था और उसने अनन्या शर्मा को संदेश भेजकर पूछा कि उसने कौन सा बीमा खरीदा है। अनन्या शर्मा ने बताया कि उन्होंने स्कूल में कॉलेज के छात्रों के लिए चिकित्सा बीमा खरीदा था और फिर उनके गृहनगर में उनके माता पिता ने भी उनके लिए कृषि बीमा खरीदा था। अर्जुन सक्सेना ने परिचित को स्थिति बताई और परिचित ने कहा, कृषि बीमा की प्रतिपूर्ति की जा सकती है, लेकिन ये स्थानीय नीति पर निर्भर करता है। अगर कृषि बीमा हमसे खरीदा जाता है तो मैं आपको जन्म प्रमाण पत्र के बिना भी प्रतिपूर्ति कर सकता हूं। हालांकि कुछ जगहों पर प्रतिपूर्ति के लिए जन्म प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। हालचाल पूछने के बाद सक्सेना के माता पिता ने अपने परिचितों का धन्यवाद किया और फिर अर्जुन सक्सेना के साथ घर चले गए। घर जाते हुए अर्जुन सक्सेना ने कार एक सेल्फ सर्विस बैंक काउंटर पर जाकर रोक दी। पिताजी सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से पूछा कि वह क्या कर रहा है और अर्जुन सक्सेना ने कहा कि वह पैसे बचाने जा रहा है। तभी मैंने देखा कि अर्जुन सक्सेना एक बोरी लेकर कार से उतरा। सक्सेना के पिता और मां ने एक दूसरे को देखा और तुरंत कार से उतर गए। इस समय सेल्फ सर्विस बैंक में कोई नहीं था। अर्जुन के पिता दरवाजे पर थे। अनीता सक्सेना अर्जुन सक्सेना के पीछे पीछे अंदर आई और धीमी आवाज में उनसे पूछा, क्या ये बोरी पैसों से भरी है? उन दोनों ने ये बोरी पहले भी देखी थी, लेकिन इस बारे में ज्यादा नहीं सोचा। खैर, अनन्या के माता पिता द्वारा दिए गए लाल लिफाफे में मेरे लिए 200,000 और तीनों छोटे बच्चों के लिए 50,000 हैं, कुल मिलाकर 350,000। अनीता सक्सेना दंग रह गईं। उनके ससुराल वाले वाकई बहुत उदार थे। अर्जुन सक्सेना ने पैसे बचाए और जब वह बाहर आया तो अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता उसके पीछे से फुसफुसाए। क्योंकि पिछले 2 दिनों में बहुत सारी चीजें हुई हैं, इसलिए उन्होंने अनन्या शर्मा को जो लाल लिफाफे दिए थे वे अनन्या शर्मा को नहीं दिए गए हैं। पहले तो दोनों ने एक लाल लिफाफे में 5,000 रुपये जमा किए थे, लेकिन अब ससुराल वालों ने उनके बेटे को 2 लाख लाल लिफाफे दिए हैं और 3 पोते पोतियों ने 50,000 माइनस 50,000 रुपये दिए हैं। कुल मिलाकर 10,000 रुपये भी होते तो भी दोनों 5,000 रुपये नहीं दे सकते थे, जो बहुत कम है। कार के पास पहुंचते ही अर्जुन सक्सेना ने अपने माता पिता की कुछ बातें सुनी। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। उसने मोबाइल फोन उठाया और अनीता सक्सेना को 2 लाख रुपये का फोन किया। मां ने फोन की घंटी सुनी, उसे निकाला और देखा, उनकी पुतलियां अचानक सिकुड़ गईं। अर्जुन सक्सेना ने पीछे मुड़कर बताया कि उसने उन्हें 200,000 पर कॉल किया था। लांग लांग, तुमने मां को इतने पैसे क्यों दिए? पिछली बार तुमने मां को सिर्फ 1 लाख रुपये दिए थे और वो 1 लाख रुपये अभी तक खर्च नहीं हुए। बेटा, अब मैं अमीर हूं, इसलिए जाहिर है मुझे तुम दोनों का सम्मान करना होगा। वह जानता था कि उसके माता पिता क्या सोच रहे हैं और उसने अनुमान लगाया कि उसे अनन्या शर्मा को 2 लाख ग्रीटिंग कार्ड्स का एक लाल लिफाफा देना होगा, लेकिन वह अपनी आर्थिक स्थिति जानता था, इसलिए पहले मेरे माता पिता को 2 लाख दो। अर्जुन की मां ने कुछ भी लेने से इनकार कर दिया। अर्जुन सक्सेना ने कहा कि कल उनका बड़ा बिजनेस है, ये रकम बहुत कम है। उन्होंने ये भी बताया कि जल्द ही सगाई का भोज होने वाला है। घर के फर्नीचर और उपकरणों के नीचे जो भी हो चलेगा। सक्सेना के पिता और माता ने एक दूसरे की ओर देखा। अर्जुन के पिता ने अनीता सक्सेना से पैसे स्वीकार करने को कहा और अनीता सक्सेना की आंखों में क्रिस्टल घूम गए। ठीक है, तब तो माता पिता तुम्हारी पुत्र भक्ति स्वीकार कर लेंगे। अनीता सक्सेना ने भावुक चेहरे से आंखें पोंछीं। मेरा बेटा सचमुच बड़ा हो गया है और अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। पापा सक्सेना का इस समय अनीता सक्सेना को अपनी बाहों में भरकर गले लगाने का बहुत मन कर रहा था और फिर उन्होंने अनीता सक्सेना के कंधे पर थपथपाया। दोनों साथ साथ आगे बढ़े, लेकिन उनकी कलाई में चोट लग गई। उसने फिर से अपने आप पर विचार किया और उसे भविष्य में सुरक्षा पर ध्यान देना चाहिए। चोट न लगे, अन्यथा ये बहुत असुविधाजनक होगा। पोते गले नहीं लगा सकते और पत्नी गले नहीं लगा सकती। घर वापस आकर अर्जुन सक्सेना ने नीचे पिताजी सक्सेना के साथ अशोकपुरी नववर्ष दिवस का लिफाफा लिखा।
इस वर्ष लिफाफे में लिखी सामग्री अलग है, क्योंकि अर्जुन सक्सेना की पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए इस पर अर्जुन सक्सेना की पत्नी और बच्चों के नाम लिखे हैं। कृपया पूर्वजों को आशीर्वाद दें। शाम 7 बजे ऊपर से बच्चे के रोने की आवाज़ आए। अर्जुन सक्सेना का मोबाइल बज उठा। अर्जुन सक्सेना ने लिखना बंद कर दिया और फ़ोन उठाया। यह अनन्या शर्मा का फ़ोन था। उसे ऊपर जाने दो। जब मैं ऊपर गया तो मैंने देखा कि अनन्या शर्मा अनन्या को पकड़े हुए कमरे में घूम रही थी, अनन्या को मना रही थी, लेकिन अनन्या की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और वह बेचैनी से रोती रही। अर्जुन सक्सेना को ऊपर आते देख अनन्या शर्मा अनन्या को गोद में लिए अर्जुन सक्सेना के पास आई और बेचैनी से बोली, पता नहीं आज क्या हुआ है, शाम 5 बजे से अनन्या 2 बार ऐसे ही रो रही है, और ऐसा नहीं है कि मुझे भूख लगी है। खैर, ऐसा नहीं है कि उसे पेशाब लगी हो या खींच रही हो, वो लेटी हुई रो रही थी, लेकिन आधे घंटे रोने के बाद वो फिर से ठीक हो गई और सामान्य हो गई। ये फिर से रोना शुरू हो जाएगा। जब माँ ने अपनी बेटी को इस तरह रोते हुए देखा तो वह बहुत चिंतित हो गई, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हुआ है। इसी समय अनीता सक्सेना भी दौड़कर आई और अनन्या शर्मा की बात सुनकर बोली, ये तो गोधूली बेला की मुसीबत होनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए। ट्वाइलाइट मुसीबत, उनमें से किसी ने भी यह कथन नहीं सुना था। अनीता सक्सेना ने आन्या को गोद में लिया और उसे अपने हाथों में थामने को कहा। इस तरह आन्या का पेट नीचे की ओर था, जिससे बच्चे को पेट नीचे होने का एहसास हो और उसे ज्यादा आराम मिले। अनीता सक्सेना ने आन्या को ऐसे ही थामे रखा और अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को समझाते हुए कहा, डस्ट ट्रबल दरअसल शिशु की आंतों में ऐंठन है, जिसे कॉलिक भी कहते हैं। यह आमतौर पर शाम के समय होता है और शिशु लगातार रोता रहता है। हम इसे यहाँ डस्ट ट्रबल कहते हैं। पिछले 2-3 महीनों से अर्जुन बहुत परेशान रहता था। अर्जुन के पिता और मैंने उसे आंतों की ऐंठन से राहत दिलाने वाली दवाई लाकर दी, लेकिन वह बेकार थी। उस समय अर्जुन के दादा दादी अर्जुन को देवी की पूजा के लिए लाए थे। देवी को अर्जुन के पेट को छूने दो। मैंने सुना है कि इससे बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं और नसें शांत हो जाती हैं, लेकिन ये बेकार है। बाद में मैं एक नंगे पांव डॉक्टर से मिला और उसने हमें इस मामले से निपटने का एक तरीका बताया। इस समय आन्या का रोना काफी कम हो गया है, लेकिन छोटा बच्चा अभी भी असहज है और रो रहा है। माँ ने आन्या को फिर से गोद में उठाया, उसे बिस्तर पर लिटाया और उसकी कलाई के पीछे क्षैतिज रेखाओं के केंद्र में वायु बिंदुओं का एक घोंसला रगड़ा। 100 बार गूंदने से मध्य भाग गर्म हो सकता है और ठंड दूर हो सकती है, क्यूई को बढ़ावा मिल सकता है और दर्द से राहत मिल सकती है, और पेट दर्द के कारण होने वाले पेट दर्द का इलाज किया जा सकता है। फिर गपशप वगैरह। माँ ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को मालिश विधि के बारे में बताया। अर्जुन सक्सेना उनके बगल में बैठकर सुन रहे थे और अनन्या शर्मा ने वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए अपना मोबाइल फ़ोन निकाला, ताकि लंबे समय बाद इसे भूल न जाएं। बच्चों की मालिश के बाद आखिरकार आन्या का रोना बंद हो गया, लेकिन रोने से उसकी आंखें लाल और सूजी हुई थीं, जो बहुत ही खराब स्थिति थी। अनन्या शर्मा उसे थामे रखने से खुद को नहीं रोक सकी और उसके ठंडे छोटे चेहरे को प्यार से चूम लिया। अर्जुन सक्सेना एक तौलिया लेकर आए थे, जिसे गर्म पानी से गीला करके निचोड़ा गया था, जिससे उन्होंने बच्ची के चेहरे से आंसू पोंछे और उसकी सूजी हुई आंखों पर गर्म सेक लगाए। छोटी बच्ची अंततः अपने माता पिता और दादी की देखभाल में मुस्कुराए। छोटी बच्ची को हंसता देख अर्जुन सक्सेना, अनन्या शर्मा और माँ सभी हंस पड़े। माँ बोली, ठीक है अनन्या, लांग लांग, मैं पहले आरव को नीचे ले जाने में तुम्हारी मदद करूंगी, और फिर तुम आन्या और रिया को डिनर के लिए नीचे ले जाना, मैं पहले नीचे जाऊंगी। अच्छा है। माँ के जाने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की ओर देखा और धीरे से उसके कंधे पर झुक गई। आज आन्या ने उसे सचमुच सिरदर्द और परेशानी से परेशान कर दिया। बच्चे का पालन पोषण करना कठिन है। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा के कंधे पर थपथपाते हुए धीरे से कहा, क्या तुमने ये सुना है? जनवरी में सोना, फरवरी में परेशान करना, मार्च में किसी को पहचानना, अप्रैल में करवट बदलना, मई में दांत निकलना, जून में पूरक आहार, जुलाई में बैठना, अगस्त में घुटनों के बल चलना और सितंबर और अक्टूबर में माता पिता को फोन करना। अब हमारा बच्चा कल 3 महीने का हो जाएगा और बाद में कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे लिए उसे संभालना बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, पर मैंने भी एक वाक्य सुना था, जनवरी में सोना, फरवरी में परेशानी और मार्च में सोना नहीं। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की तरफ देखते हुए कहा, अब बच्चे का सोने का समय कम हो गया है, जागने का समय बढ़ गया है और ऊर्जा भी भरपूर हो रही है। अगर वे दिन में खेलते हैं और रात में उपद्रव करते हैं तो हम दोनों को अभी भी मुश्किल होगी। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, कोई बात नहीं, बस और मेहनत करो। इन्हें हमारे प्यारे बच्चे किसने बनाया?
ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा की बाहों में अनन्या को अपनी उंगलियों से छेड़ा और मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या, मम्मी पापा तुमसे बहुत प्यार करते हैं। तुम भी माँ और पिताजी से प्यार करते हो, है ना? हाँ अर्जुन सक्सेना खुशी से मुस्कुराए। अनन्या, देखो, अनन्या हमें जवाब दे रही है, कह रही है कि वह भी अपने माता पिता से प्यार करती है। अनन्या शर्मा ने अपनी गोद में प्यारी सी बच्ची को देखा और मातृत्व प्रेम से मुस्कुराए। रात के खाने के बाद पूरा सक्सेना परिवार पहली मंजिल पर स्थित घर के दरवाजे पर है। आज रात सड़क पर हर जगह जले हुए पैकेट दिखाई दे रहे हैं। जुलाई में मध्य युआन महोत्सव, नव वर्ष की पूर्व संध्या, किंगमिंग महोत्सव और डबल नाइन्थ महोत्सव के साथ लोंगबो में एक पारंपरिक पूर्वज पूजा महोत्सव है। धुएं और धूल की समस्या को देखते हुए अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से बच्चे की गाड़ी को थोड़ा दूर धकेलने को कहा। उन्होंने और अर्जुन के पिता ने घर के दरवाजे पर लिफाफे जलाए और फिर अनन्या शर्मा और बच्चों को पूजा के लिए ले आए। पिताजी सक्सेना और अर्जुन सक्सेना जमीन पर बैठ गए और लिफाफों को जला दिया। लिफाफा जलाते हुए किन के पिता ने अर्जुन सक्सेना को बताया कि इस महीने के अंत में अर्जुन सक्सेना के दादाजी की 5वीं पुण्यतिथि है और अगले महीने की शुरुआत में अर्जुन सक्सेना की दादी की 3री पुण्यतिथि है। इस स्मारक पर आरव, आन्या और रिया के नाम अंकित किए गए। अर्जुन सक्सेना ने कहा, हाँ। जब लिफाफे जलाए जा रहे थे तब पिताजी सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को पूर्वजों से बात करने का तरीका सिखाया। पहले अर्जुन सक्सेना एक हिटमैन थे और पिताजी सक्सेना बोलने का काम संभालते थे। अब अर्जुन सक्सेना की पत्नी और बच्चे हैं और वह परिवार के मुखिया हैं। पिताजी सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना को कुछ रीति रिवाज और नियम सिखाए। जब लिफाफे से धुआं थोड़ा कम हुआ तो अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा और बच्चों को उठा लिया। फिर उन्होंने आरव के बड़े बेटे को गले लगाया और सबसे पहले उसके पूर्वजों की पूजा की। अर्जुन सक्सेना ने आरव को सीधा खड़ा किया, उसका चेहरा बाहर की ओर किया और उसकी पीठ को उससे सटा दिया। अनन्या शर्मा ने आरव के दोनों हाथ पकड़कर उसे झुकना सिखाया। छोटे लड़के ने अपनी आंखें चौड़ी करके मां की ओर उत्सुकता से देखा। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के सहयोग से तीनों नन्हे बच्चों ने बारी बारी से सक्सेना परिवार के पूर्वजों की पूजा की। फिर अर्जुन सक्सेना अनन्या शर्मा को पितरों की पूजा करने के लिए ले गए। अंत में सक्सेना के पिता और माता ने पूजा की। लिफाफे जलाने के बाद तीनों छोटे बच्चे आज अधिक आज्ञाकारी हो गए हैं। कोई उपद्रव नहीं कर रहे हैं, बल्कि वे प्यारे और प्यार से शिशु कुर्सी पर लेटे हुए हैं, समय समय पर अपने हाथों से खाते रहते हैं। अनन्या शर्मा ने फोटोग्राफर द्वारा दिए गए शिशुओं की तस्वीरें प्राप्त की और उत्साहपूर्वक अर्जुन सक्सेना को तस्वीरें चुनने के लिए इशारा किया। दोनों बच्चे खाने की मेज पर अपने लैपटॉप का इस्तेमाल कर बच्चों के लिए तस्वीरें चुनते हैं। सक्सेना के पिता और मां उन दोनों के पीछे खड़े होकर उनके चेहरों पर दादी के खून की तस्वीरें देखने लगे। सक्सेना के पिता और मां जोर से हंस पड़े। यह अच्छा दिखने वाला, अभी जो था वो भी अच्छा लग रहा था। और इस तीनों नन्हे बच्चों की एक साथ ये तस्वीर बहुत दिलचस्प है। उनकी नन्ही आंखें कितनी स्वाभाविक और दिलचस्प हैं। अर्जुन के पिता खड़े खड़े थक गए थे, इसलिए अनीता सक्सेना उनके लिए एक ऊंचा स्टूल ले आई और उन्हें अर्जुन सक्सेना के पास बैठकर देखने को कहा। फोटो चुनते समय अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग बच्चों को भी साथ लाए और उन्हें कंप्यूटर पर साथ ली गई तस्वीरें देखने को दीं। इन तस्वीरों को देखकर तीनों छोटे बच्चे बहुत उत्साहित हो गए और उन्होंने कंप्यूटर पकड़ने के लिए अपने हाथ आगे बढ़ा दिए। रात के 10 बजे तक अनन्या शर्मा जम्हाई लेने लगी थी और तीनों छोटे बच्चे अभी भी बहुत उत्साहित थे और वे सोना भी नहीं चाहते थे। अर्जुन सक्सेना ने अपना लैपटॉप बंद कर दिया और कल फिर से चुनाव करने की तैयारी करने लगे और फिर अपनी पत्नी और बच्चों को ऊपर ले गए। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ व्यवस्थित होने के बाद अर्जुन सक्सेना को पिता सक्सेना से एक दस्तावेज और एक संदेश मिला, जो मुंबई में पिता सक्सेना के वकील मित्र द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज था, जिसमें अर्जुन सक्सेना द्वारा कल्याण गुआंगलाई के साथ हस्ताक्षरित अनुबंध के बारे में बताया गया था। अनन्या शर्मा जम्हाई ले रही थी और सोने ही वाली थी कि तभी उसने अर्जुन सक्सेना को फोन पर गंभीरता से देखते हुए देखा तो वह झुकी और धीमी और मधुर आवाज में बोली, क्या देख रहे हो? पिताजी ने मुझे एक कानूनी दस्तावेज भेजा है, मैं उसे देख रहा हूं, पर मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा। अर्जुन सक्सेना ने कानून में डिग्री नहीं ली थी, इसलिए वो इन अनुबंधों को लेकर काफी उलझन में था। एक के बाद एक वह अभी भी कुछ शब्द पूरी तरह से समझ नहीं पाया था। अनन्या शर्मा ने कहा, मुझे दिखाओ। ठीक है। अर्जुन सक्सेना ने दस्तावेज अनन्या शर्मा को भेज दिया। अनन्या शर्मा बिस्तर पर पालथी मारकर बैठी, एक एक करके वाक्यों को पढ़ा और अर्जुन सक्सेना को धीरे से उनका अर्थ समझाया। अनन्या शर्मा के स्पष्टीकरण के बाद अर्जुन सक्सेना को जटिल और जटिल कानूनी प्रावधान समझ में आ गए। मेरे पिता को जो वकील मिला वह वास्तव में अच्छा है और अनुबंध में दोनों पक्षों के अधिकार और दायित्व स्पष्ट रूप से लिखे गए हैं।
और पार्टी ए अर्जुन सक्सेना है। ये पार्टी बी का है और इसमें अर्जुन सक्सेना से लूबू के विरुद्ध 3 ब्रिटिश लड़ाइयों की लकड़ी की नक्काशी का एक टुकड़ा तैयार करने को कहा गया है तथा लकड़ी की नक्काशी के डिज़ाइन का कॉपीराइट अर्जुन सक्सेना के पास है। क्योंकि यह एक कस्टम निर्मित उत्पाद है, 2 मिलियन का अग्रिम भुगतान जमा है और लकड़ी का भुगतान पार्टी बी द्वारा किया जाता है। क्योंकि लकड़ी की नक्काशी एक हस्तकला है, इससे लकड़ी को कुछ नुकसान होने का खतरा होता है और लकड़ी का नुकसान पार्टी आदि की जिम्मेदारी नहीं है। जिस समय अर्जुन सक्सेना लकड़ी की नक्काशी लेकर आते थे वह खाली होती थी और अर्जुन सक्सेना उसे हाथ से भर देते थे। इस अनुबंध की 2 प्रतियां सीधे प्रिंट की जा सकती हैं। अनुबंध पर हस्ताक्षर होने के बाद उन्हें और लियांग गुआंगुलाई को एक एक प्रति मिलेगी। अर्जुन सक्सेना, ये कॉन्ट्रैक्ट ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अनन्या शर्मा ने फ़ोन रख दिया और अर्जुन सक्सेना से कहा, ये सोचकर कि उनका परिवार कल 20 मिलियन का अनुबंध करेगा। अनन्या शर्मा फिर से उत्साहित है और उसकी नींद बहुत कम हो गई है। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाया, ठीक है, कल मैं इसे प्रिंट करने के लिए प्रिंट शॉप पर जाऊंगा। अनन्या, मैंने पाया कि तुम्हें बहुत कुछ आता है। तुमने कानून की पढ़ाई नहीं की तो कॉन्ट्रैक्ट कैसे पढ़ सकती हो? अनन्या शर्मा ने शरारत से अर्जुन सक्सेना को आंख मारी, क्योंकि कानून बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि मैंने कानून में कोई विशेष विषय नहीं लिया है, लेकिन कुछ अनुबंध कानून मैंने गर्मियों की छुट्टियों के दौरान खुद ही सीख लिया था। साथ ही सिविल संहिता, आपराधिक कानून आदि पर भी मैं समय मिलने पर नज़र डालूंगा। चूंकि ये कानून बहुत महत्वपूर्ण हैं, खासकर अनुबंध, आप इन पर यूं ही हस्ताक्षर नहीं कर सकते। आप इन्हें स्पष्ट रूप से देखने के बाद ही हस्ताक्षर कर सकते हैं। अन्यथा एक बार जब ये लागू हो जाएंगे तो इनका कानूनी प्रभाव होगा। इससे पहले मेरे पिता को एक दोस्त से हुए अनुबंध में घाटा हुआ था। उस दोस्त ने उन्हें धोखे से एक अनुबंध पर हस्ताक्षर करवा लिया था। अंततः परियोजना में घाटा हुआ। मेरे पिता ने बहुत पहले ही परियोजना छोड़ दी थी, लेकिन अंततः उसकी वजह से एक कवर अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और अंततः 1 करोड़ से ज़्यादा का निवेश किया। उस समय हमारे परिवार के पास सिर्फ 5 या 6 करोड़ जमा थे। उस समय परिवार मुश्किल से ही अपना गुजारा कर पाता था। सौभाग्य से हमारे परिवार ने वापसी की। तब से मेरे पिताजी ने मुझे समझाया कि तुम्हें कानून अच्छी तरह से सीखना चाहिए और अनुबंधों पर यूं ही हस्ताक्षर नहीं करने चाहिए। चाहे वह आपके सबसे भरोसेमंद दोस्त द्वारा लाया गया अनुबंध ही क्यों न हो, उसे ध्यान से पढ़ना चाहिए और बस हस्ताक्षर करके उस पर अपनी छाप नहीं लगानी चाहिए। इधर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा बातें कर रहे थे, जबकि दादाजी सू और दादी सू बिस्तर पर चले गए और लाइटें बंद कर दीं। रात को दादी सू ने कहा, बूढ़े आदमी, क्या आप इस महीने की 26 तारीख को हानहान की सगाई पार्टी में गए थे? दादाजी सू ने पलट कर कहा, इन दोनों ने अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं दिया है। सगाई औरत की तरफ से होनी चाहिए और मर्द की तरफ से कहाँ होनी चाहिए? उसने यही कहा, लेकिन दादी सू को पता चल गया कि दादा सू के मुंह में गुस्सा बहुत कम था। पुरानी पीढ़ी अभी भी पारंपरिक रीति रिवाजों के प्रति बहुत सजग है। दादी सू बोली, क्या इसकी वजह ये नहीं है कि बच्चे अभी 2 महीने से थोड़े बड़े हैं? अर्जुन सक्सेना का परिवार हमारे हानहान परिवार से बहुत दूर है। अर्जुन सक्सेना के परिवार की परंपरा है कि सगाई का भोज वहीं आयोजित किया जाता है। अब जमाना बदल गया है, अब तो यह इतना खास नहीं रहा, तो ये सुविधाजनक कैसे हो सकता है? बस इस महीने की 26 तारीख को हम अर्जुन सक्सेना के घर हानहान की सगाई की दावत में शामिल होने जाएंगे। इसके अलावा आपको अपना चेहरा सीधा रखने और हानहान के ससुराल वालों को नाखुश करने की अनुमति नहीं है। समझ गया, सो जाओ, दादाजी सू ने रजाई खींचते हुए कहा। दादी सू ने अपने होठों को दबाया और मुस्कुराई और फिर दादा सू को अर्जुन सक्सेना के बारे में बताया। कहा कि अर्जुन सक्सेना वास्तव में अच्छा था इत्यादि। कहा कि हानहान की नज़र अच्छी थी और वह वस्तुओं को चुनने में बहुत अच्छा था इत्यादि। हालांकि दादाजी सू ने पूरी प्रक्रिया के दौरान एक शब्द भी नहीं कहा, लेकिन ये पिछले 2 दिनों की तरह नहीं था। जब दादी सू ने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के बारे में बात की थी तो वह असंतुष्ट होकर गुनगुना रही थीं। सू के पिता और सू की माँ बिस्तर पर लेटे हुए हैं और सो नहीं पा रहे हैं। दोनों में से किसी ने भी नहीं सोचा होगा कि आज अर्जुन सक्सेना को 20 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिलेगा। इसके अलावा यह अभी भी ऐसी चीज़ है जिसकी मांग दूसरे लोग करते हैं। किसी खास उद्योग में इसके लिए ऊंची प्रतिष्ठा की ज़रूरत होती है। सुनील सक्सेना ने सोचा कि कुछ समय पहले उसने करोड़ों के ठेके हासिल किए थे। वह पूरी रात जागता रहा, शराब पीता रहा और ग्राहकों के साथ घूमता रहा। वह इतना थका हुआ था कि ठेका जीत ही नहीं पाया। जैसा कि उनके दामाद के लिए, जिनके पास लकड़ी की नक्काशी का कौशल है, कोई व्यक्ति दरवाजे तक गया और शाओशी को भी पाया, अपने दामाद से लकड़ी की नक्काशी का एक टुकड़ा बनाने में मदद करने के लिए कहा और कीमत भी 20 मिलियन की उच्च कीमत दी गई।
ऐसे उत्कृष्ट दामाद का सामना करते हुए सुनील सक्सेना धीरे धीरे चिंतित होने लगे। क्योंकि दामाद बहुत अच्छा है, ससुर होने के नाते वह दबाव में है। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अर्जुन सक्सेना ने उन्हें मछली पकड़ने और शतरंज में हरा दिया है, लेकिन उनकी कमाई करने की क्षमता अर्जुन सक्सेना से अधिक मजबूत थी, इसलिए कम से कम वह अभी भी अपनी प्यारी बेटी के दिल में एक हीरो थे। हालांकि अब लगता है कि अर्जुन सक्सेना ने पैसा कमाने के मामले में उन्हें पीछे छोड़ दिया है। वह अनीता सक्सेना ने ऐसा नहीं सोचा था, वह तो कुछ और ही सोच रही थी। बूढ़ी सू, आपने कहा था कि अर्जुन सक्सेना अभी जवान है और एक ऑर्डर की कीमत 2 करोड़ है। अगर यह ऑर्डर जीवंत हो जाए तो लाओ लियांग के परिवार का जन्मदिन होगा। समय आने पर बूढ़ा लियांग परिवार टीवी पत्रकारों को जरूर बुलाएगा। उस समय अर्जुन सक्सेना के कामों को फिर से टीवी पर दिखाया जाएगा। ये कहते हुए अनीता सक्सेना की आंखें चमक उठीं। वह पलटी और उत्साहित होकर सुनील सक्सेना से बोली, तब तो अर्जुन सक्सेना की प्रतिष्ठा फिर से जगमगा उठेगी और ऑर्डर लेने के लिए उसे ढूंढने वालों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। हो सकता है कि कीमत और भी बढ़ जाए। अंत में अनीता सक्सेना ने कहा, हमारी बेटी की शादी फुबोवो में हो गई है। मुझे हिसाब लगाने दो। इस साल अगस्त में अनन्या 20 साल की हो जाएगी और वो 20 साल की उम्र में ही शादी कर सकती है। इसका मतलब है कि हमारा परिवार अनन्या अगले महीने अर्जुन सक्सेना के साथ विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त कर सकेगा। हालांकि हम अनन्या का जन्मदिन 8वें चंद्र माह की 23 तारीख के अनुसार मनाते हैं। अनन्या के आईडी कार्ड पर दर्ज तारीख 8 है। महीने की 23 तारीख को नागरिक मामलों का ब्यूरो ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 1 वर्ष की आयु गिनता है। इस बारे में बात करते हुए अनीता सक्सेना की आंखें उत्साह और प्रत्याशा से भरी हुई थीं। जब वह पहली बार अर्जुन सक्सेना से मिली तो उन्होंने सोचा कि शादी में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए और स्नातक की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही वे शादी करेंगी। लेकिन अर्जुन सक्सेना के साथ घुलने मिलने के बाद उन्हें लगा कि अर्जुन सक्सेना वास्तव में उनकी बेटी के प्यार और भरोसे के लायक है और वह दोनों की सगाई के लिए राजी हो गईं। लेकिन मैंने उन दोनों की शादी के समय और मुद्दे के बारे में नहीं सोचा था। अब जबकि अर्जुन सक्सेना की हालत में सुधार हो रहा है, उसकी सास को डर है कि पका हुआ दामाद अर्जुन सक्सेना भाग जाएगा, इसलिए वह अपनी बेटी को पति और पत्नी के बीच कानूनी संबंध निर्धारित करने के लिए विवाह प्रमाण पत्र के बारे में अर्जुन सक्सेना से बात करने का इंतजार नहीं कर सकती। तो अब सबूत गिनने का समय आ गया है। सुनील सक्सेना ने अपनी उत्साहित पत्नी को बेबसी से देखा और कहा, अनीता सक्सेना, आप सिर्फ अपनी बेटी की शादी की उम्र पर विचार करें, अर्जुन सक्सेना पर नहीं। शादी का प्रमाण पत्र पाने के लिए पुरुष की उम्र 22 साल होनी चाहिए। अर्जुन सक्सेना इस वर्ष 20 वर्ष के हो गए हैं और उन्हें अपना मामला बनाने में 2 वर्ष लगेंगे। जब अनीता सक्सेना ने यह सुना तो वह तुरंत उठ बैठी, बेडसाइड लैंप जलाया और फोन उठा लिया। सुनील सक्सेना ने संदेह से पूछा, आप क्या कर रहे हैं? अनन्या को मैसेज भेजकर पूछिए, क्या अर्जुन सक्सेना इस साल 20 साल के हो रहे हैं या 20 साल के हो गए हैं और अर्जुन सक्सेना का जन्मदिन है। एक सास होने के नाते आपको दामाद का जन्मदिन पता होना चाहिए, यही हम दामाद को देते हैं। पहले जन्मदिन के लिए सिर्फ तारीख ही याद नहीं रखनी होती और इसे पूरी गंभीरता से करो। अनीता सक्सेना ने मोबाइल पर टाइप करते हुए कहा, पूरी ऊर्जा के साथ, बिना किसी तंद्रा के। सुनील सक्सेना ने अनीता सक्सेना का हाथ थाम लिया, चलो कल पोस्ट करते हैं, मेरी बेटी के सोने का समय हो गया है। ठीक है, भेज देना। अगर तुम सो गए तो जब अनन्या जागेगी और अपना फोन देखेगी तो वह उसे जल्द से जल्द देख लेगी और फिर मुझे जवाब देगी। अनीता सक्सेना को लगा कि अब और इंतजार नहीं हो सकता। वह उस दिन का इंतजार कर रही थी जब अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने आधिकारिक तौर पर शादी का सर्टिफिकेट तोड़ा था। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना के साथ अनुबंध के बारे में बात करना समाप्त कर लिया था और सोने के लिए लाइट बंद करने ही वाली थी कि तभी उसने अपने मोबाइल फोन की स्क्रीन पर रोशनी देखी, मोबाइल फोन उठाया और अपनी मां का संदेश देखा। उनसे अर्जुन सक्सेना के जन्मदिन और उम्र के बारे में पूछें। ये देखकर अनन्या शर्मा ने थोड़ी झुंझलाहट के साथ अपना सिर पीट लिया। अर्जुन सक्सेना ने ये देखा और पूछा, अनन्या क्या हुआ? अनन्या शर्मा ने छोटे से हाथ में फोन पकड़े अर्जुन सक्सेना को ऐसे देखा जैसे कोई बच्चा गलती कर बैठा हो। बाल ताज़ा और मुलायम हैं। पूरी तस्वीर बहुत प्यारी है, इतना प्यारा कि अर्जुन सक्सेना की काली आंखें गहरी हो गईं। उसने अपनी लंबी बाहों से अनन्या शर्मा को गले लगा लिया। उसकी आवाज़ धीमी और कर्कश थी, अनन्या। अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना की नज़र पकड़ ली। उसका चेहरा लाल हो गया और वह शर्मा कर दूर हो गई कि अर्जुन सक्सेना, मेरी माँ ने मुझसे पूछा, क्या तुम 20 साल के हो या 20 साल के हो और तुम्हारा जन्मदिन? मेरी माँ को ये सोचना चाहिए कि यदि आप 20 वर्ष के हैं तो आपका अगला जन्मदिन आपका 20वां जन्मदिन होगा। मुझे पता चला कि मुझे अभी तक आपका जन्मदिन भी नहीं पता है।
अर्जुन सक्सेना, क्या मेरी गर्लफ्रेंड थोड़ी नाकाबिल नहीं है? अंत में अनन्या शर्मा पलटी, होंठ काटे और पछतावे से अर्जुन सक्सेना की तरफ देखने लगी, जैसे एक प्राथमिक विद्यालय का छात्र शिक्षक के सामने अपनी गलती स्वीकार करता है। अर्जुन सक्सेना के सामने अचानक एक दृश्य उभर आया। अनन्या शर्मा के सिर पर 2 गुलाबी खरगोश के कान उभर आए। फिर आत्मग्लानि के कारण वे दोनों खरगोश के कान नीचे झुक गए। तन पर इस गुलाबी पजामे के साथ तस्वीर बेहद खास और प्यारी लग रही थी। उसके चेहरे पर खून था। खुद को रोक न पाने के कारण उसने अपना सिर झुकाया और उसे चूम लिया। चुंबन के बाद वह धीरे से मुस्कुराया और बोला, पगली, क्या बात है? मैं तुमसे 1 साल बड़ा हूँ। 27 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन है और पिछले अक्टूबर में मेरा 20वां जन्मदिन था। जन्मदिन की बात करते हुए एक बात मेरे दिमाग में आती है। क्या बात है? अनन्या शर्मा ने नम आंखों से अर्जुन सक्सेना को देखा। उसे भी अर्जुन सक्सेना को गले लगाकर उसकी गर्म सांसें लेना अच्छा लग रहा था। हमारे परिवार में किसी का जन्मदिन बहुत धूमधाम से मनाया जा रहा है, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा और फिर अनन्या शर्मा के चेहरे पर फिर से चुंबन किया। उन्होंने अनन्या शर्मा का आईडी कार्ड देखा था और आईडी नंबर से उन्हें अनन्या शर्मा की जन्मतिथि पता चल गई थी, इसलिए उन्हें पता था कि अनन्या शर्मा का जन्मदिन अगले महीने 23 अगस्त को है। हालांकि उनकी उम्र के कई लोग अपना जन्मदिन चंद्र कैलेंडर के अनुसार मनाते हैं, लेकिन आईडी कार्ड पर दर्ज तारीख ग्रेगोरियन कैलेंडर की तारीख होती है। तो ये सोचने के बाद अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा से पूछा कि क्या ये चंद्र या सौर जन्मदिन था। अर्जुन सक्सेना की यह बात सुनकर अनन्या शर्मा भी असमंजस में पड़ गईं। यह मेरा जन्मदिन है, यह मेरा 20वां जन्मदिन है। इस वर्ष बहुत सारी चीजें हैं, गर्भावस्था के दौरान सभी प्रकार की चीजें, पैसे के लिए भाग दौड़ और बाद में बच्चे को जन्म देना, प्रसव, शिशुओं की देखभाल, अंतिम परीक्षाएं, माता पिता दोनों से मिलना। वह भूल गई कि वह अपना जन्मदिन मनाने जा रही थी और यह एक बड़ा जन्मदिन है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी के भ्रमित चेहरे को देखा, उसके माथे को स्नेह से सहलाया और धीरे से कहा, इसके अलावा मैंने एक और बात सोची है। क्या चल रहा है? इस वर्ष अक्टूबर में मैं 21 वर्ष का हो जाऊंगा और अगले वर्ष अक्टूबर में मैं 22 वर्ष का हो जाऊंगा। अनन्या शर्मा ने पलकें झपकाईं, फिर भी उन्हें पूरी तरह समझ नहीं आया। जब वह खरीदारी कर रही थी तब अर्जुन सक्सेना ने उसके माथे पर प्यार से हाथ फेरा और हल्के से कहा, छोटी बेन, अगले साल अक्टूबर में जब मैं 22 साल का हो जाऊंगा तो हम विवाह प्रमाण पत्र लेने और शादी के लिए पंजीकरण कराने जा सकते हैं। अनन्या शर्मा की खूबसूरत आंखें तुरंत चौड़ी हो गईं, जो अंदर से चमक रही थीं, और उन्होंने अपने छोटे से सिर पर जोर से थपथपाया। अच्छा अर्जुन सक्सेना, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं 3 साल से गर्भवती हूँ और मैंने कई चीज़ों के बारे में नहीं सोचा है। मैं बस अपने सामने होने वाले सगाई भोज और बच्चों के लिए 100 दिन के भोज के बारे में सोचता हूँ। उन्होंने अपने 20वें जन्मदिन और विवाह के दिन के बारे में भी नहीं सोचा। उसके मन में यह बात थी कि वह और अर्जुन सक्सेना पहले से ही शादीशुदा थे। अर्जुन सक्सेना ने प्यार से उसके छोटे से सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मेरा अनन्या बिल्कुल भी बेवकूफ़ नहीं हुआ है। तुम देख ही रही हो कि पूरे डिपार्टमेंट में फर्स्ट आया है, नेशनल स्कॉलरशिप भी जीत चुका है, कॉन्ट्रैक्ट भी पढ़ लेता है। बहुत होशियार है, बड़ा होशियार बच्चा है। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना से तारीफ सुनी तो उसने अपने मुंह का कोना थोड़ा ऊपर उठाया और धीरे से अर्जुन सक्सेना की बाहों में झुक गई। वो भी अपनी तारीफ करना चाहती थी और अर्जुन सक्सेना ने उसे एक स्मार्ट बच्ची कहकर उसकी प्रशंसा की। अगले अक्टूबर में तुम्हारे जन्मदिन पर हम सर्टिफिकेट लेने चलें तो कैसा रहेगा? ये बहुत यादगार होगा, फिर मैं देखूंगा कि सब ठीक है या नहीं। ये कहते हुए अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन लिया और दूरनियांक की जांच की और पाया कि उसके 22वें जन्मदिन के दिन प्रमाण पत्र लेने जाना ठीक था। जब अनन्या शर्मा को पता चला तो उन्होंने खुशी से सिर हिलाया, फिर गिनती की कि अर्जुन सक्सेना के जन्मदिन में कितने दिन बाकी हैं और बच्चे कितने बड़े हो गए हैं। जब गिनती का समय आया तो उन्होंने अनीता सक्सेना को भी खबर भेजी। जब अनीता सक्सेना को यह समाचार मिला तो वह बहुत खुश हुई और उन्होंने सुनील सक्सेना को बताया कि उनकी बेटी और दामाद को अगले साल विवाह का लाइसेंस मिल जाएगा और वे आधिकारिक तौर पर ससुर और सास बन जाएंगे। उस रात अर्जुन सक्सेना के माता पिता भी सोने से पहले बातें कर रहे थे। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता को 18 तारीख की डिनर पार्टी के बारे में बताया और कहा कि तब वह अर्जुन के पिता की दूसरी बहन किन्मयी को आमंत्रित नहीं करेंगे। उन्होंने डैड सक्सेना को उन सभी बातों के बारे में भी बताया जो किन्मयी ने वर्षों में की थी और जिनसे उनके दिल को ठेस पहुंची थी, और अर्जुन सक्सेना इतने क्रोधित थे कि वह हमेशा छुट्टियों के दौरान किन्मयी के घर न जाने के बहाने ढूंढते थे। इसके अलावा इस बार सर्वोच्च प्राथमिकता किन्मयी ने अपने परिवार की निचली रेखा को छुआ
और यहाँ तक कहा कि उनके परिवार का अर्जुन पिकअपमैन था और यह अज्ञात था कि किन मेई ने दूसरों को इसके बारे में बताया था या नहीं। भले ही किन मेई के दिल में यह विचार हो, उसे यह नहीं कहना चाहिए, इससे स्वाद बदल जाएगा। थोड़ी देर बाद पिताजी सक्सेना ने नाक भान सिकुड़ी और निर्णय लिया, ठीक है, तुम्हारी बात सुनो, मैं उसे परसों के खाने पर नहीं बुलाऊंगा, लैंगलांग की सगाई के भोज पर और बच्चों के 100 दिन के भोज पर। उसे सबक सिखाओ ताकि जब वह बाहर आए तो कोई गड़बड़ न करे। अनीता सक्सेना ने अर्जुन के पिता की बात सुनी और संतुष्ट होकर सिर हिलाया। अगली सुबह लियांग गुआंगुलाई दोनों हाथों में एक बड़ा और छोटा बैग और एक अति सुंदर उपहार बॉक्स लेकर अर्जुन सक्सेना से मिलने आया, जो पहली नज़र में बहुत महंगा था। अर्जुन सक्सेना उस समय अनीता सक्सेना को सामान उतारने में मदद कर रहे थे और उन्होंने लियांग गुआंगुलाई को पहले अपने पास बैठने के लिए कहा और अर्जुन के पिता ने उनका अभिवादन किया। आज एक्सप्रेस स्टोर खुला है, न केवल एक्सप्रेस डिलीवरी को उतारने के लिए बल्कि सब्जियों की समूह खरीद के लिए मीटुआन जैसे प्लेटफॉर्मों से सामान उतारने के लिए भी। हालांकि कर्मचारी जियो वो भी आज काम पर आया और वे तीनों बहुत जल्दी एक साथ काम करने में व्यस्त हो गए। सभी को सुबह 9 बजे उठा लिया गया। जियाओ वो कुरियर पहुंचाने के प्रभारी हैं, जबकि माकिन समूह के सदस्यों को सूचित करने के प्रभारी हैं कि भोजन आ गया है और कुछ ग्राहकों को भोजन पहुंचाना है, जिन्हें एक छोटे से इलेक्ट्रिक गधे पर उनके दरवाजे तक पहुंचाया जाना है। अर्जुन सक्सेना पानी पीते हुए लियांग गुआंग से व्यापार पर चर्चा करने आए थे। अनन्या शर्मा बीच रास्ते से नीचे आई और उन्होंने सुबह का अनुबंध पत्र अर्जुन सक्सेना को भेज दिया। लियांग गुआंगुलाई ने अनन्या शर्मा के साथ बातचीत की और फिर अनुबंध पढ़ा और कहा कि कोई समस्या नहीं थी और वे सभी परिचित थे और वे अग्रिम में 20 मिलियन का पूरा भुगतान कर सकते थे। बस यही उम्मीद है कि अर्जुन सक्सेना चंद्र कैलेंडर के अनुसार दिसंबर से पहले लकड़ी की नक्काशी का काम पूरा कर लेंगे, क्योंकि यह वह जन्मदिन का उपहार है जो उसने अपने पिता के लिए तैयार किया है। उनके पिता का 70वां जन्मदिन 12वें चंद्र मास के 19वें दिन है। वह जानता था कि लकड़ी पर नक्काशी एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें बारीकियों पर बारीकी से ध्यान देने की ज़रूरत होती है। सिर्फ डिज़ाइन का मसौदा तैयार करने में ही समय लगेगा और नक्काशी करने में भी काफ़ी समय लगेगा। आज छठे चंद्र मास का 8वां दिन है और उनके पिता के जन्मदिन तक केवल आधा वर्ष शेष है। समय तेज है, वह भी जल्दी में था। उसे उम्मीद थी कि वह आज ही अर्जुन सक्सेना के साथ मामला सुलझा लेगा, डिज़ाइन तैयार कर लेगा और जल्द से जल्द नक्काशी का काम शुरू कर देगा। अर्जुन सक्सेना ने हाथ हिलाते हुए कहा, भुगतान का तरीका वही है जो आपने पहले बताया था, इसलिए आप और मैं निश्चिंत हो सकते हैं। उसे पहली बार कोई बड़ा ऑर्डर मिला है। उसे पैसे इकट्ठा करने की कोई जल्दी नहीं है। वह अपनी अच्छी प्रतिष्ठा बनाने के लिए यह बड़ा ऑर्डर पास करना चाहता है। उत्कीर्णन उद्योग में पैर जमाने और मजबूत पकड़ बनाने का प्रयास करें। इसके बाद परिवार के भरण पोषण के लिए धन कमाना आसान हो जाएगा, क्योंकि हर ग्राहक एक बार में 20 मिलियन अग्रिम भुगतान करने को तैयार नहीं होगा। इसलिए वह अब भुगतान नियम निर्धारित करना शुरू कर देता है और अन्य ग्राहक जो लकड़ी की नक्काशी खरीदना चाहते हैं, वे भविष्य में खरीदार से पूछताछ करते समय अधिक सहज महसूस करेंगे। लियांग गुआंगुलाई एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने उम्मीद नहीं की थी कि अर्जुन सक्सेना इतना निष्पक्ष होगा। लियांग गुआंगुलाई के मन में अर्जुन सक्सेना की स्थिति बिल्कुल अलग है। अर्जुन सक्सेना कोई मुनाफा कमाने वाला व्यापारी नहीं, बल्कि एक लंबा चौड़ा और उच्च स्तरीय नक्काशी का उस्ताद है। क्योंकि विक्रेता के लिए निश्चित रूप से एक बार में पूरा भुगतान एकत्र करना बेहतर होता है। जैसे एक सजावट कंपनी निर्माण शुरू होने से पहले केवल अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के लिए उन्हें 90% धन अग्रिम में देना होगा। कस्टम फर्नीचर का उल्लेख नहीं करना है, उन्हें सीधे पूरा भुगतान करना होगा। एक आदेश देने के लिए तैयार। खरीदारों के लिए यह अनुचित है, क्योंकि बाद के चरण में खरीदारों की विभिन्न मांगें पूरी नहीं हो पाती, क्योंकि विक्रेता पहले ही पैसा ले चुका होता है। उनके एक दोस्त को ऐसा ही नुकसान हुआ। उसने सोचा कि सामने वाला कोई मशहूर डायरेक्टर है और उसने दूसरे वाले को एक बड़ी ऑनलाइन फिल्म बनाने के लिए पैसे दिए। आखिरकार फिल्म तो आ गई, लेकिन बनी कैसी चीज़। बस हरे कपड़े पहने 2 लोगों को पहाड़ पर एक सीन शूट करने के लिए ढूंढ लिया, चाहे वो कोई बड़ी ऑनलाइन फिल्म ही क्यों ना हो। इस मामले में अंत में मुकदमा दायर करना बेकार है, क्योंकि उसके दोस्त ने एक फिल्म खरीदी और दूसरे पक्ष ने एक फिल्म बनाई, लेकिन यह एक ऐसी फिल्म थी जो एक पैसा भी नहीं कमा सकी। उन्होंने पहले ही अर्जुन सक्सेना को दोनों पक्षों के लिए उचित शर्तें प्रस्तावित की थीं और उन्हें यह भी उम्मीद थी कि लकड़ी पर नक्काशी का ये काम अंततः उन्हें संतुष्ट कर देगा। क्योंकि कुछ प्रसिद्ध लोग प्रसिद्ध तो होते हैं, लेकिन वे मुनाफे के पीछे भागते हैं, अपनी प्रतिष्ठा की कद्र नहीं करते। वे आदेश लेते हैं, खुद काम नहीं करते, बल्कि प्रशिक्षुओं से करवाते हैं। प्रशिक्षुओं के काम की गुणवत्ता की कल्पना की जा सकती है।
अतः ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना ने पूरी राशि अग्रिम भुगतान करने के उनके प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया है तथा पहले प्रस्तावित भुगतान योजना को अपना लिया है, उन्होंने मन ही मन अर्जुन सक्सेना को अंगूठा दिखा दिया। इस बार मुझे सचमुच गलत व्यक्ति नहीं मिला। अनुबंध पर हस्ताक्षर करते समय अर्जुन सक्सेना ने ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार 20 दिसंबर और चंद्र कैलेंडर के अनुसार 17 नवंबर से पहले की तारीख बताई। उन्होंने पहले अनुमान लगाया था कि यह अगले 3 महीनों में पूरा हो जाएगा और यहाँ अधिक डिलीवरी तिथियां लिखना आसान होगा। अगर बीच में कुछ और है तो मैं उसे संभाल सकता हूँ। भुगतान विधि भी अनुबंध में लिखी गई थी, इसलिए अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बाद लियांग गुआंगलाई ने अनुबंध में भुगतान खाता संख्या के अनुसार अर्जुन सक्सेना को 2 मिलियन रुपये जमा किए। अर्जुन सक्सेना के डिजाइन ड्राफ्ट की प्रतीक्षा कर रहे थे। लकड़ी के कच्चे माल अर्जुन सक्सेना की अधिसूचना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि लकड़ी खरीदने से पहले लकड़ी की नक्काशी टेबल स्क्रीन के विशिष्ट आकार को जानना आवश्यक है। लकड़ी की सामग्री के संबंध में अर्जुन सक्सेना ने महोगनी में हुआंग वाली लकड़ी का उपयोग करने का सुझाव दिया। कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के बाद लियांग गुआंग आया और चला गया और अनीता सक्सेना भी वापस आ गई। पूरा परिवार खुश था और आज दोपहर को जश्न मनाने की तैयारी कर रहा था। अनन्या शर्मा ने उसे खाना बनाने का सुझाव दिया। अनीता सक्सेना आज सराय में व्यस्त थी, इसलिए अर्जुन के पिता का हाथ फिर से चोटिल हो गया और वे खाना नहीं बना पा रहे थे। अर्जुन सक्सेना ने बस एक बड़ा ऑर्डर लिया और डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाने और लकड़ी पर नक्काशी के लिए विशेष उपकरण खरीदने शुरू कर दिए। कोई भी उपलब्ध नहीं था, इसलिए वह खाना बनाने और अपनी पाक कला का प्रदर्शन करना चाहती थी। कुछ दिनों तक जब वह घर पर थी, उसकी मां ने उसे अर्जुन सक्सेना से खाना पकाने के और हुनर सीखने को कहा। उसे लगा कि उसने थोड़ा बहुत सीख लिया है और उसे दूसरों को दिखा सकती है। और यह मेरे सास ससुर के सामने होता है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी पत्नी की तीव्र इच्छा को देखते हुए मुस्कुराते हुए दोपहर में खाना बनाने का काम अनन्या शर्मा को सौंप दिया। फिर मैं किराने का सामान खरीदने जाऊंगी। संयोग से बच्चे अभी भी सो रहे हैं। ये शांत सोने वाले बच्चे वाकई फरिश्ते जैसे हैं। ठीक है, मैं तुम्हें वहां तक ले जाऊंगा। नहीं, बस पास वाले सुपरमार्केट में जाकर किराने का सामान खरीद लो, मैं वहां से चलकर आती हूँ। अपने कमरे में वापस जाकर डिज़ाइन के बारे में सोचो। ये हमारा पहला बड़ा ऑर्डर है, अगर यह हो गया तो तुम्हारी प्रतिष्ठा में तुरंत इजाफा हो जाएगा। बाहर जाकर हमें आगे के दिनों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, अनन्या शर्मा ने खुश होकर कहा। ठीक है, मेरी पत्नी की बात सुनो, तुम बाहर जाओ और सड़क और कार पर ध्यान दो। ठीक है, मैं देखूंगी। अर्जुन सक्सेना, तुमने कहा था कि मैं बच्ची जैसी हूँ। मेरे चाचा चाची यहाँ हैं, वे मुझ पर हंसेंगे, अनन्या शर्मा ने शर्मिंदगी से कहा। अर्जुन सक्सेना ने स्नेह भरी मुस्कान के साथ कहा, ठीक है, आप हमारे परिवार के बहुत अच्छे दोस्त हैं। अर्जुन सक्सेना, मैं जा रहा हूँ। अनन्या शर्मा शर्माते हुए बाहर निकली। सक्सेना के पिता और माता कुत्ते के भोजन से भरे हुए थे और अनीता सक्सेना मुस्कुराई और बोली, अनन्या बहुत प्यारी है। अपने बेटे और बहू के बीच अच्छे रिश्ते को देखकर पिताजी सक्सेना भी भरी आंखों से मुस्कुराए। अर्जुन सक्सेना ऊपर गए, पहले सो रहे बच्चों को देखा, उन्हें एक एक करके चूमा और उनसे कहा कि पिताजी ने बड़ा ऑर्डर ले लिया है और आप भविष्य में छोटी राजकुमारी और राजकुमार होंगे। बच्चों से बात करने के बाद अर्जुन सक्सेना पर्दे के पीछे बने अध्ययन कक्ष में आ गए। उन्होंने अपना लैपटॉप खोला और रचनात्मक प्रेरणा पाने के लिए इंटरनेट पर लूबू के विरुद्ध 3 ब्रिटिश युद्धों के बारे में जानकारी ढूंढने लगे। वह बचपन से ही रोमांस ऑफ द थ्री किंगडम्स देखना पसंद करते थे, इसलिए वे थ्री किंगडम्स और लूबू के अद्भुत क्लासिक कथानक से बहुत प्रभावित हुए। कहानी की पृष्ठभूमि 3 भाइयों लियू बेई, गुवान यू और झांग फी की कहानी है, जो हुलाओ दर्रे पर लूबू के खिलाफ लड़ते हैं। जब काओ काओ ने डोंग जुओ पर हमला करने के लिए 18 राजकुमारों को एकजुट किया था और जनरल लूबू ने लगातार जनरलों को हराया था। सानिंग का तात्पर्य लियू बेई, गुवान यू और झांग फी से है। लकड़ी के एक टुकड़े को तराशने के लिए न केवल एक चरित्र बल्कि एक चरित्र की आत्मा को भी तराशने की आवश्यकता होती है। इसलिए आपको तीनों नायकों और लूबू के सभी 4 को जानना होगा, जैसे कि उनकी ऊंचाई, वजन, व्यक्तित्व, उपस्थिति और इतने पर। केवल इसी तरीके से एक जीवंत, सजीव और क्लासिक लकड़ी की नक्काशी का काम उकेरा जा सकता है। मां ने जब अनन्या शर्मा द्वारा लाए गए सब्जियों के 2 भारी बैग देखे तो उन्होंने मुस्कुराते हुए उनका अभिवादन किया और अनन्या शर्मा के हाथ से सब्जियों के दोनों बैग लेने चाहे। अनन्या शर्मा ने मां को केवल सब्जियों का एक बैग दिया और फिर कहा, आंटी, मैं इसे उठा सकती हूँ। अनीता सक्सेना बेबसी से मुस्कुराईं। अनन्या शर्मा की उम्र की दूसरी लड़कियां अगर उन्हें कंधों पर नहीं उठा पाती तो उनकी बहू में बहुत ताकत होगी। मां बनना अलग बात है। चूंकि बच्चे का वजन दिन प्रतिदिन बढ़ता रहता है, विशेषकर लड़के का, इसलिए अब अनुमान है कि आरव का वजन 15 पाउंड है।
दोनों बर्तन ऊपर रसोई में ले गए और अनन्या शर्मा को 3 व्यंजन पकाने का निर्देश दिया, बहुत ज़्यादा नहीं। बहुत अधिक खाना पकाने से थक गए हैं। वह नहीं चाहती थी कि उसकी बहू बहुत थक जाए। आंटी, जाओ और काम में लग जाओ, रसोई मुझे सौंप दो, मैं कर सकती हूँ। अनन्या शर्मा चूल्हे की तरफ देखने लगी, कोशिश करने को उत्सुक। पंक्ति। अनीता सक्सेना के नीचे जाने के बाद अनन्या शर्मा ने अपने हाथ धोए, शॉपिंग बैग से कुछ सामान निकाला और बच्चों को देखने के लिए ऊपर की ओर दौड़ी। अब बच्चे जाग गए हैं और अर्जुन सक्सेना ने उन्हें अपने पास बिठाया और उनसे बातचीत किए बिना ही जानकारी पढ़ने लगे। यद्यपि ये बच्चे छोटे हैं और बोल नहीं सकते, फिर भी ये सभी कम बोलते हैं। उसे आई गुनगुनाते हुए बात करना बहुत पसंद है। हाँ, कौन है? माँ आ गई। अनन्या शर्मा को अंदर आते देख अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए बच्चों से कहा। बच्चे की नज़र कमरे के दरवाजे की दिशा में गई और जैसी उम्मीद थी, अनन्या शर्मा को देखकर आह। अनन्या शर्मा मुस्कुराईं और अपने हाथ पीछे करके चली गईं। अनन्या, तुमने अपने हाथ में क्या पकड़ा हुआ है? आप अनुमान लगाएं। अर्जुन सक्सेना उठे, अनन्या शर्मा को गले लगाया और उस चीज को छुआ जो अनन्या ने अपने पीछे पकड़ी हुई थी, कागज। कलम। अनन्या शर्मा ने मुस्कुराते हुए कागज का एक रोल और पेन का एक बॉक्स निकाला और अर्जुन सक्सेना को सौंप दिया। यदि आप एक डिज़ाइन ड्राफ्ट बनाना चाहते हैं तो मैंने आपको ग्राफिक डिज़ाइन में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले कागज़ खरीदे हैं, जिनमें से सभी का आकार 781 मिलीमीटर, तारांकन 1086 मिलीमीटर है और पेंसिल का एक बॉक्स है। सभी प्रकार के मॉडल हैं। अनन्या शर्मा ने चित्रकारी सीखी है, इसलिए उसे पता है कि ग्राफिक डिज़ाइन पेपर कहाँ से खरीदना है। अगर दूसरों को लगता है कि उन्हें पेपर खरीदना होगा तो A4 पेपर बहुत छोटा होता है और डिस्प्ले के लिए पर्याप्त नहीं होता। ग्राफिक डिज़ाइन में आमतौर पर उपयोग किया जाने वाला कागज़ डिज़ाइन चित्रों के प्रदर्शन को सुविधाजनक बनाने के लिए पर्याप्त बड़ा होता है। अर्जुन सक्सेना ने अपनी विचारशील पत्नी को एक चुंबन से पुरस्कृत किया। जब दोनों एक दूसरे के साथ पूरी तरह घुल मिल गए तो एक बार चुंबन किया तो काफ़ी देर तक। तभी 3 छोटे बच्चे, जिनकी देखभाल उनके माता पिता नहीं कर रहे थे, वाह कहकर चिल्लाने लगे। मानो रो रही हो, मैं लंबे समय से गले लगने की भीख मांग रही हूँ। न केवल माँ मुझे गले लगाने नहीं आई, बल्कि उन्होंने मुझे कुत्ते का खाना भी खाने दिया। वो मैं रोई। बच्चे का रोना सुनकर अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए अर्जुन सक्सेना को धक्का दिया और बच्चों को गले लगाने के लिए दौड़ पड़ी। कुछ देर तक बच्चों और अर्जुन सक्सेना के साथ खेलने के बाद अनन्या शर्मा खाना बनाने के लिए नीचे चली गईं। अर्जुन सक्सेना को याद आया कि उसने पहले अनन्या शर्मा के हाथ का बना खाना खाया था और वह आंटी वांग की मदद से बना था। कुछ देर जानकारी पढ़ने के बाद वह बच्चों को नीचे ले गया और उन्हें लिविंग रूम के मनोरंजन पार्क में रेंगने वाले मैट पर लिटा दिया और फिर बच्चों के घुमक्कड़ को भी नीचे ले गया। शिशु को गोद में उठाना वास्तव में एक शारीरिक कार्य है, विशेषकर घुमक्कड़ को सीढ़ियों से ऊपर नीचे ले जाना। एक बच्चे को लाना ठीक है, लेकिन 3 बच्चे और 3 स्ट्रॉलर। अब मेरे पापा की बाहों की ताकत परखने का समय आ गया है। जब वह किचन के दरवाजे पर आया तो अर्जुन सक्सेना ने देखा कि अनन्या शर्मा गंभीरता से गाजर काट रही थी। गाजर को बारीक काट लें। यदि आप इसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसे पतला पतला काटना चाहिए और इसमें मसाले, तेल और नमक मिलाना बेहतर है। लेकिन ये बहुत तकनीकी है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो हाथों में कट लगना आसान है। अर्जुन सक्सेना मूल रूप से अनन्या शर्मा के शब्दों को चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने भी इसे निगल लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनन्या शर्मा डर न जाए, जो कि रसोई में सावधानी से सब्जियां काट रही थी, जिससे उसके हाथ कट गए। उसने पहले रसोई घर का दरवाज़ा खटखटाया। जब वह किचन के दरवाजे पर आया तो अर्जुन सक्सेना ने देखा कि अनन्या शर्मा गंभीरता से गाजर काट रही थी। गाजर को बारीक काट लें। यदि आप इसे स्वादिष्ट बनाना चाहते हैं तो इसे पतला पतला काटना चाहिए और इसमें मसाले, तेल और नमक मिलाना बेहतर है। लेकिन ये बहुत तकनीकी है। यदि आप सावधान नहीं हैं तो हाथों में कट लगना आसान है। अर्जुन सक्सेना मूल रूप से अनन्या शर्मा के शब्दों को चिल्लाना चाहता था, लेकिन उसने भी इसे निगल लिया क्योंकि उसे डर था कि कहीं अनन्या शर्मा डर न जाए, जो कि रसोई में सावधानी से सब्जियां काट रही थी, जिससे उसके हाथ कट गए। उसने पहले रसोई घर का दरवाज़ा खटखटाया। आवाज़ सुनकर अनन्या शर्मा सब्जी काटने के लिए रुकी। पीछे मुड़ी तो देखा कि कमरे के दरवाजे पर अर्जुन सक्सेना खड़े थे। अर्जुन सक्सेना उसके पीछे आया और उसे पीछे से घेर लिया। सब्जी काटना बहुत गंभीर काम है, मैं यहाँ हूँ और मुझे पता भी नहीं है। अनन्या शर्मा थोड़ा चकमा देना चाहती थी। अर्जुन सक्सेना, चाचा चाची देख लेंगे, वे नीचे हैं, उनके पास ऊपर आने का समय नहीं है, वे दिखाई नहीं देंगे। अर्जुन सक्सेना की बातें सुनकर अनन्या शर्मा शांत हुई। अर्जुन सक्सेना की बाहों में धीरे से झुक गई,
फिर भौहें चढ़ाकर सामने चॉपिंग बोर्ड पर रखे गाजर के टुकड़ों को घूरने लगी और परेशान चेहरे से बोली, अर्जुन सक्सेना, मैंने पहले भी खाए थे। जब तुमने कद्दूकस की हुई गाजर बनाई थी तो मुझे लगा कि उन्हें काटना आसान है, इसलिए मैंने खुद ही गाजर काटी और मैंने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। मैंने उन्हें बहुत सावधानी और बारीकी से काटा है। सबकी अपनी अपनी खूबियां होती हैं, आओ मैं तुम्हारे लिए गाजर काटता हूँ। इतना कहकर अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को छोड़ दिया और अनन्या शर्मा के हाथ में रसोई का चाकू लेने के लिए तैयार हो गया। अनन्या शर्मा ने रसोई का चाकू निकाल लिया और अर्जुन सक्सेना को नहीं दिया, बल्कि जोर देकर कहा, मैं इसे खुद काटना चाहती हूँ। अर्जुन सक्सेना उसके इरादे समझ गया था। ये पहली बार था जब उसने अपने सास ससुर के लिए खाना बनाया था। उसने अपनी पसंद की हर चीज़ बनाई। ठीक है, मैं तुम्हें टुकड़े काटना सिखाता हूँ, अर्जुन सक्सेना ने कहा। तभी अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना को रसोई का चाकू थमा दिया और फिर अर्जुन सक्सेना को एक गंभीर प्राथमिक विद्यालय के छात्र की तरह चॉप 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 करते हुए देखा। अर्जुन सक्सेना, जिन्होंने इस प्रणाली द्वारा पुरस्कृत शेफ कौशल में महारत हासिल कर ली है, चाकू चलाने में बहुत कुशल हैं, और उन्होंने एक ही बार में 2 गाजर काट डाले। गाजर काटने के बाद उसने याद करते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ कटी हुई गाजर छोड़ना भूल गया था और मैंने उन सभी को काट दिया। अनन्या शर्मा ने अपने होंठ हल्के से काटे और अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। उसकी पलकें सिकुड़ी हुई थीं और उसके चेहरे पर ऐसा भाव था कि मुझे पता है कि तुमने ये जानबूझकर किया है। ये देखकर कि अर्जुन सक्सेना खुद को रोक नहीं सका, उसने उसे चूमा और विनम्रता से कहा, मैं आपकी मदद करूंगा, ये दोपहर का भोजन है जो हमने एक साथ तैयार किया है, अन्यथा जब आप अकेले अपना काम खत्म करते हैं तो मेरे माता पिता शायद भूखे होंगे। हाँ, क्या समय हो गया है। अनन्या शर्मा ने जब अर्जुन सक्सेना को ये कहते सुना तो वह चिंतित हो गया। 11:20 बजे हम दोनों मिलकर खाना बनाएंगे। 12 बजे से पहले भी हो सकता है। ज्यादा चिंता मत करो। ठीक है, अनन्या शर्मा तुरंत मान गईं, लेकिन उनकी एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी थी, अर्जुन सक्सेना, खाना बनाने की जिम्मेदारी मेरी रहेगी, ठीक है? बिल्कुल। अर्जुन सक्सेना ने देखा कि वह सहमत है तो मुस्कुराए और उसके कानों के पीछे लटकते बालों को हेडबैंड से ठीक करने में उसकी मदद की ताकि उसे खाना बनाने में आसानी हो। दोनों मिलकर काम करते हैं, पुरुष और महिला दोनों मेल खाते हैं और काम थका देने वाला नहीं होता। न सिर्फ गति बढ़ जाती है बल्कि मज़ा भी बहुत आता है। बहुत आतिशबाजी। रसोई घर में बीच बीच में अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के बीच बातचीत की आवाज़ें सुनाई देती रहती थीं। आंच को थोड़ा और धीमा कर दें। हाँ, आप काली मिर्च पाउडर और जीरा पाउडर डाल सकते हैं, प्रत्येक बोतल में एक बार डालें। हाँ, आग चालू करें और रस इकट्ठा करने के लिए भूनें। हाँ, अर्जुन सक्सेना, मेरे हाथ कांप रहे हैं, क्या मैंने इसमें ज़्यादा नमक डाल दिया? कोई बात नहीं, बस थोड़ा गर्म पानी डालो और अंदर जाओ। 3 छोटे बच्चे रेंगने वाली चटाई पर दुनिया की खोज कर रहे हैं, छत की ओर देखते हुए अपनी छोटी उंगलियां खा रहे हैं। हालांकि मैंने अपने माता पिता को नहीं देखा, लेकिन मैंने उनकी आवाज़ सुनी, इसलिए तीनों छोटे बच्चे नहीं रोए। आरव को एक अच्छी चीज़ हाथ लगी, कागज़। एक को बाहर निकालें और उसे अपने मुंह में ठूंस लें या उसे फाड़कर काट लें और टुकड़ों में फाड़ दें। मुझे लगा कि यह मज़ेदार है और मैंने इसे अपनी बहनों को खेलने के लिए दे दिया। फिर जब अनन्या शर्मा ने हरी मिर्च के साथ तले हुए टोफू की आखिरी डिश खत्म कर ली तो गैस स्टोव और चूल्हा बंद कर दिया और अर्जुन सक्सेना के साथ बर्तन लेकर बाहर आ गईं। मैं रेंगने वाली चटाई पर हुए प्रसिद्ध दृश्य को देखकर दंग रह गया। बच्चे कागज़ की शीटों से घिरे हुए हैं और उनमें से कई फटी हुई हैं। इस समय तीनों बच्चे कागज़ की थैली को पकड़े हुए हैं। अनन्या शर्मा ने जल्दी से बर्तन डाइनिंग टेबल पर रखे, दौड़कर आए और धीरे से टिश्यू पेपर निकाला जिसे अनन्या मुंह में काट रहा था। तभी अर्जुन सक्सेना भी आ गया। उसने आरव को उठाया और छोटा बच्चा अभी भी उसके दोनों हाथ पकड़े हुए था। पेपर बैग निकालो, बैग पहले से ही खाली है। अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा एक दूसरे की ओर देखकर असहाय भाव से मुस्कुराए। अनन्या शर्मा ने किशन के हाथ से कागज़ लिया और धीमी आवाज में कहा, तुमने अपने दादा दादी के सारे कागज़ खत्म कर दिए हैं, अपने दादा दादी की पिटाई से सावधान रहो। तीनों नन्हे मुन्ने अपने माता पिता की बात समझ नहीं पा रहे थे। ये देखकर कि उनके माता पिता के चेहरे पर कोई गंभीर भाव नहीं थे, तीनों नन्हे मुन्ने समझ गए कि वे मुसीबत में नहीं हैं और उन्होंने अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा को आ कहकर जवाब दिया। इससे अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना दोनों हंस पड़े। ये ट्रिक या ट्रीटिंग क्षमता अभी शुरू हुई है। एक सितारा जब वह रेंगना और चलना सीख जाएगा तो ट्रिक या ट्रीटिंग क्षमता आसमान छू जाएगी। अपने दादा दादी की चीज़ों के प्रति सावधान रहें। अर्जुन सक्सेना अपने माता पिता को खाने पर बुलाने गए।
खाने से पहले अर्जुन सक्सेना ने सक्सेना के माता पिता को बताया कि उनके पोते पोतियों ने लिविंग रूम में रखे सारे टिश्यू पेपर खाली कर दिए हैं। दोनों एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, केवल कूड़ेदान में टिश्यू पेपर का ढेर पाकर, और फिर माँ किन ने मुस्कुराते हुए कहा, ये ठीक है, वे अब टिश्यू पेपर खेल रहे हैं, अवचेतन रूप से हमारे वयस्कों के कार्यों की नकल कर रहे हैं, और टिश्यू बहुत नर्म है और यह मेरी सबसे अच्छी क्षमता के अनुसार बहुत नर्म है। आप उनके हाथों की मांसपेशियों का व्यायाम कर सकते हैं, साथ ही उनकी उंगलियों का लचीलापन भी बढ़ा सकते हैं और उनके हाथ और आंखों का समन्वय अपेक्षाकृत बेहतर होगा। कागज लचीला होता है और जब वे इसे विभिन्न आकारों में फाड़ते हैं तो इससे उनकी कल्पना शक्ति समृद्ध होती है और मस्तिष्क के विकास में मदद मिलती है। इसके अलावा यदि आप बच्चों को अभी कागज छूने देंगे तो जब वे भविष्य में उन्हें चित्र पुस्तकें पढ़ना शुरू करेंगे तो उन्हें ये बहुत पसंद आएगा और वे इससे उतना विमुख नहीं होंगे। ये अच्छी बात है। अर्जुन, पहले तुम्हें भी अखबार फाड़ना अच्छा लगता था। कोई बात नहीं, चिंता मत करो। क्योंकि उन दिनों कागज नहीं था, इसलिए गरीब परिवार मुलायम टॉयलेट पेपर का नहीं बल्कि अखबारों का इस्तेमाल करते थे। घर में बहुत सारे समाचार पत्र हैं। माँ की बातें सुनकर अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। खाना शुरू करो। माकिन ने व्यंजनों से भरी मेज को देखा और अनन्या शर्मा के कौशल की प्रशंसा की। मूल रूप से उन्होंने अनन्या शर्मा से केवल 3 व्यंजन बनाने के लिए कहा था, लेकिन उन्होंने अनन्या शर्मा से 5 व्यंजन, 4 व्यंजन और एक सूप बनाने की उम्मीद नहीं की थी। प्रशंसा से अभिभूत अनन्या शर्मा ने थोड़ी शर्मिंदगी से अर्जुन सक्सेना की ओर देखा। अर्जुन सक्सेना ने मेज के नीचे अपनी हथेली दबा ली, मुस्कुराए और सक्सेना पिता और माँ से कहा, उन्हें स्वाद लेने दें, ये सभी व्यंजन अनन्या शर्मा ने तले हैं, वह सिर्फ मदद करने के लिए सब्जियां धोने और काटने के लिए है। अनन्या शर्मा ने अनीता सक्सेना और अर्जुन के पिता की ओर आशा भरी नजरों से देखा। दोनों ने अपनी चॉपस्टिक हिलाकर पकवान खाया और पाया कि पकवान का स्वाद बहुत अच्छा था। स्वाद में नमकीनपन भी उचित था, स्वादिष्ट। यद्यपि यह पेशेवर स्तर के डैड सक्सेना जितना स्वादिष्ट नहीं है, लेकिन शौकिया अनीता सक्सेना से बेहतर है। अनन्या शर्मा ने शर्माते हुए मुस्कुराते हुए कहा कि यह अर्जुन सक्सेना ही थे जिन्होंने उनका अच्छा मार्गदर्शन किया। यदि अर्जुन सक्सेना ने उन्हें पूरी प्रक्रिया, जैसे कि आज का मक्के से पकाए गए सुअर की पसलियों का सूप, पकाने का निर्देश नहीं दिया होता तो इसका स्वाद नमकीन होता, क्योंकि जब नमक डाला गया तो उनके हाथ कांप रहे थे। हरी मिर्च और कद्दूकस की हुई गाजर के साथ तला हुआ सुअर का मांस भी है। अगर अर्जुन सक्सेना ने उसे समय पर आग बंद करने के लिए नहीं कहा होता तो वह कद्दूकस की हुई गाजरें जला देती। और वो उबली हुई बूढ़ी मुर्गी, अगर अर्जुन सक्सेना ने उस बूढ़ी मुर्गी की खाल नहीं उतारी होती तो वो एक दोपहर में सारी मुर्गी की खाल नहीं उतार पाती। स्टीम टर्बोट भी है, जिसे अर्जुन सक्सेना द्वारा भी निर्देश दिया गया है कि मछली को कैसे मैरिनेट किया जाए, कितना कुकिंग वाइन और सोया सॉस डालना है, और उसे पहले पैन पर कुछ स्कैलियन और अदरक डालने दें और फिर अधिक डालें। उस पर खजाना मछली रखो और इसे भाप दें ताकि खजाना मछली को पानी के बिना पकाया जा सके, जो अधिक पौष्टिक और स्वादिष्ट है। आज के व्यंजनों ने उसे संतुष्टि का एहसास कराया। विशेषकर सक्सेना पिता और माता से प्रशंसा पाकर वह और भी अधिक प्रसन्न हुई। सक्सेना के पिता और माता ने अनन्या शर्मा को इस बारे में बात करते हुए सुना, ये सोचकर कि जब अर्जुन सक्सेना पहले अनन्या शर्मा के घर पर था तो उसने पूरी मछली की दावत की थी। सक्सेना के पिता और माता जानते हैं कि उनके बेटे की पाककला कैसी है। मैं केवल भोजन गर्म कर सकती हूँ, इंस्टेंट नूडल्स और अंडे के साथ फ्राइड राइस बना सकती हूँ और कुछ नहीं। हालांकि दोनों में से किसी ने भी अर्जुन सक्सेना को आधिकारिक तौर पर खाना पकाने की अनुमति नहीं दी। तभी मैंने अनन्या शर्मा को ये कहते सुना कि अर्जुन सक्सेना एक अच्छे गाइड थे। माँ ने पूछा कि अनन्या शर्मा के घर पर अर्जुन सक्सेना ने जो मछली का भोज बनाया था वह कैसा था। बहुत स्वादिष्ट है अंकल आंटी, अर्जुन सक्सेना का बनाया खाना आज मेरे बनाए खाने से कहीं ज्यादा स्वादिष्ट है, अनन्या शर्मा ने सच्चे मन से कहा। सक्सेना के पिता और माता एक क्षण के लिए स्तब्ध रह गए, फिर दोनों ने एक दूसरे की ओर देखा और दोनों ने एक दूसरे की आंखों में संदेह देखा। फिर उन दोनों ने चॉपस्टिक से मछली खाई जो सचमुच बहुत स्वादिष्ट थी। क्या उनके बेटे द्वारा पकाया गया भोजन आज अनन्या शर्मा द्वारा पकाए गए भोजन से बेहतर था? पापा, मम्मी, मैं कल रात तुम्हें दोनों दिखाऊंगा। आज रात मैं फ्री नहीं हूँ। मैं बाद में नक्काशी के औजार खरीदने जाऊंगा। मुझे नहीं पता कि मैं कब वापस आऊंगा, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा जब उसने देखा कि उसके माता पिता उलझन में हैं। पिछले 2 दिनों से वापस आने के बाद से वह बहुत व्यस्त है। उसने कभी भी अपनी पाक कला दिखाने के लिए खाना नहीं बनाया। कल रात अपने माता पिता को चौंकाने का समय होगा। ठीक है, सक्सेना के पिता और माँ ने एक साथ कहा।
दोनों वास्तव में ये देखना चाहते थे कि क्या उनके बेटे का खाना पकाने का कौशल वास्तव में उस स्तर तक पहुंच गया है जिसकी अनन्या शर्मा ने पिछले 6 महीनों में प्रशंसा की थी। इधर अर्जुन सक्सेना और अन्य लोग खाना खा रहे हैं और अनीता सक्सेना की तरफ वे भी दादी सू और दादा सू के साथ दोपहर का भोजन कर रहे हैं। दादाजी सू और सुनील सक्सेना बियर पी रहे हैं। सुनील सक्सेना ने सू जियांडिंग को बताया कि उन्होंने अनीता सक्सेना के साथ एक दिन क्या चर्चा की थी। मामला यह है कि वह और अनीता सक्सेना दूसरा बच्चा पैदा करने की योजना बना रहे हैं। जब अनीता सक्सेना ने उन्हें पहली बार इस बारे में बताया तो उन्हें लगा कि यह बहुत ही अपमानजनक बात है, क्योंकि उन्होंने इसके बारे में पहले कभी नहीं सोचा था। लेकिन अनीता सक्सेना द्वारा इसका उल्लेख करने के बाद दोनों ने औपचारिक रूप से इस मामले पर चर्चा की और प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ को परामर्श के लिए बुलाने के बाद दोनों को लगा कि वे वास्तव में इस बारे में सोच सकते हैं। वह और अनीता सक्सेना दूसरा बच्चा चाहते हैं, चाहे वह लड़का हो या लड़की। अस्थायी सू परिवार में एक रानी होती है और उसके पिता इस परीक्षा में पास हो सकते हैं। इस तरह बेटी और दामाद की सगाई का भोज जीवंत और खुशी से आयोजित किया जा सकता है। अन्यथा उन्हें यह भी चिंता है कि उनके पिता के मानसिक स्वास्थ्य में समस्याएं आएंगी और वे दुखी और अप्रसन्न रहेंगे, जिससे उनके शारीरिक स्वास्थ्य में बड़ी समस्याएं पैदा होंगी। पुरानी पीढ़ी की सोच कभी कभी जिद्दी होती है। विशेष रूप से वंश को विरासत में प्राप्त करना ड्रैगन साम्राज्य की एक प्रमुख परंपरा है। इसलिए उन्होंने और अनीता सक्सेना ने दूसरा बच्चा पैदा करने का फैसला किया। सुनील सक्सेना की बातें सुनने के बाद सू जियांडिंग ने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये देखा जा सकता था कि उसकी भौहों और आंखों के बीच की उदासी गायब हो गई थी और उसने सुनील सक्सेना के साथ शराब के कुछ और गिलास पी लिए। अंत में उन्होंने सुनील सक्सेना को बताया कि वे दोनों कई दिनों से घर पर ही थे, इसलिए वे जल्दी से कंपनी के काम पर वापस चले गए और हनहान की सगाई की दावत में भी, ताकि उन्हें कोई चिंता न हो। वे और दादी सू दोनों वहां जाएंगे, तो फिर सुनील सक्सेना भी अपनी बहनों और भाभियों को इस बड़ी खुशी के बारे में बता दें। जब समय आएगा तो सारे रिश्तेदार आएंगे और रौनक होगी। सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना एक दूसरे को देखकर हंस पड़े। सुनील सक्सेना ने अपनी सबसे बड़ी बहन, दूसरी बहन और तीसरी बहन को फ़ोन करना शुरू कर दिया और आधिकारिक तौर पर अनन्या को बताया कि अनन्या की सगाई होने वाली है और अनन्या को बच्चा हुआ है। तीनों बहनें हैरान रह गईं और फिर उन्होंने कहा कि उन्हें एक दिन पहले आना होगा। तीनों बहनों की शादी आंध्र प्रदेश में हुई है। सबसे बड़ी बहन का विवाह पलनाडु में, दूसरी बहन का विवाह पेंगचेंग में और तीसरी बहन का विवाह हुईझो में हुआ है। पलनाडु में सबसे बड़ी बहन ने सुनील सक्सेना से पूछा कि क्या वह इस समय अपने गृहनगर में है। सुनील सक्सेना ने कहा हाँ, और सबसे बड़ी बहन सुहोंग ने कहा कि वह दोपहर के भोजन के बाद अपने गृहनगर आएंगी। सुनील सक्सेना ने कहा हाँ। मूल रूप से सुनील सक्सेना और अनीता सक्सेना ने दादाजी सू और दादी सू को कुछ दिनों के लिए अहमदाबाद वापस ले जाने की चर्चा की थी और फिर वे लखनऊ जाएंगे, लेकिन दादाजी सू ने सुना कि सुनील सक्सेना और अन्य लोग 22 तारीख को लखनऊ जा रहे हैं। दादाजी सू ने कहा कि अभी बहुत जल्दी है और कहा कि वे 25 तारीख को सुहोंग और अन्य लोगों के साथ लखनऊ जाएंगे। सुनील सक्सेना ने कहा कि वह सुहोंग के आने तक इंतजार करेंगे। अनीता सक्सेना को अनन्या शर्मा द्वारा भेजे गए खाने की एक तस्वीर मिली। ये वही खाना है जो अनन्या शर्मा और अर्जुन सक्सेना ने आज दोपहर में मिलकर बनाया था। खाने से पहले उन्होंने पूरी तस्वीर खींची। अनीता सक्सेना ने सुनील सक्सेना और दादी सू को फोटो दिखाते हुए मुस्कुराते हुए कहा, अनन्या के मां बनने का अनुभव वाकई अलग है। देखो, चिकन, मछली और बाकी सब जो उसने बनाए थे, सब प्लेट में बहुत अच्छे से सजाए गए हैं। सब साथ में बहुत अच्छे लग रहे हैं। सुनील सक्सेना ने खाने की ये तस्वीरें देखी और अपने दामाद अर्जुन सक्सेना के पाककला कौशल की याद आ गई। खाना खाते ही अचानक उन्हें फिर से भूख लग आई। उन्होंने कहा, ये तो अर्जुन सक्सेना से सीखना चाहिए, वरना तुम्हारी बेटी कहाँ जानेगी। मछली बनाना, मुझे तो लगता है मैं मछली मार भी नहीं सकता, न ही उसे मैरिनेट कर सकता हूँ। अनीता सक्सेना ने सहमति में सिर हिलाया और दादी सू और दादा सू को बताया कि अर्जुन सक्सेना का खाना पकाने का कौशल वास्तव में अच्छा था, यहाँ तक कि 5 सितारा होटलों और मिशेलिन रेस्तरां में शेफ द्वारा पकाए गए भोजन से भी बेहतर। इस बारे में बात करते हुए अनीता सक्सेना को वह दृश्य याद आया जब अर्जुन सक्सेना 35 पाउंड के जैंटियन ग्रुपर को संभाल रहे थे और दादी सू से बात करने से खुद को रोक नहीं पाए। दादी सू इतनी भावुक हो गईं, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, याक्सियन, आपको इस तरह अर्जुन सक्सेना की प्रशंसा करते हुए सुनकर मैं उनके द्वारा बनाई गई पूरी मछली की दावत खाना चाहती हूँ। दादाजी सू खाने के बारे में ज्यादा नहीं सोचते थे। उनकी उम्र में साधारण खाना ही ज्यादा सेहतमंद होता है और उन्हें बड़ी मछलियाँ और मांस खाना पसंद नहीं है।
वह वास्तव में अपनी पोती के 3 बच्चों को देखना चाहते थे। नंदिनी सक्सेना की ओर से उन्होंने किन मेई को फ़ोन किया और पूछा कि क्या उन्हें चौथे बच्चे किन रूपी का फ़ोन आया है। किन रूपी ने उसे पहले फ़ोन पर बताया था कि डीएनए पितृत्व परीक्षण रिपोर्ट उसे दिखाने के लिए उसके घर लाई जाएगी, लेकिन कल एक दिन इंतजार करने के बाद भी किन रूपी नहीं आई। बेशक किन मेई ने फ़ोन करके उसे बताया कि तीनों डीएनए पितृत्व परीक्षण रिपोर्टों से यह साबित हो गया है कि तीनों बच्चे अर्जुन सक्सेना के हैं। वह शर्मिंदा महसूस कर रही थी और इंतजार कर रही थी कि कब किन रुपया आएगा और किन रुपया को बताएगा कि वह कितनी दयालु है और सिर्फ उसका अपना परिवार ही उसे इतनी जोर से याद दिला सकता है। हालांकि ये शब्द भद्दे थे पर सच्चे थे। फिर मैं किन रूपी के परिवार की बहू के लिए गर्मियों में नौकरी ढूंढ सकता हूं ताकि उनके परिवार की आय बढ़ सके। लेकिन एक दिन इंतजार करने के बाद, आज दोपहर के भोजन का इंतजार करने के बाद और किन रूपी के आने का इंतजार न करने के बाद वह थोड़ी चिंतित थी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उसे जियोवू का फ़ोन आया। जियोवू ने कहा कि किन रूपी ने उसे फ़ोन किया और उसे कल डिनर के लिए विंधम होटल के फ्यूज पवेलियन में चलने के लिए कहा और फिर वह औपचारिक रूप से अपनी बहू और बच्चों को उससे मिलवाएगी। उन्होंने औपचारिक रूप से उन्हें अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की सगाई के भोज के साथ साथ बच्चों के 100 दिवसीय भोज के कार्यक्रम के बारे में भी बताया। तब वह दंग रह गई क्योंकि उसे किन रूपी से यह कॉल नहीं आया था। वह सोच रही थी कि क्या किन रूपी ने उसे और सबसे बड़ी तथा दूसरी बहनों को स्थिति के बारे में पूछने से पहले उसकी सबसे बड़ी बहन किन मेई को फ़ोन किया था। किन मेई ने कहा, चौथे बच्चे ने आज सुबह मुझे इसके बारे में बताने के लिए फ़ोन किया, लेकिन उसने आपको फ़ोन नहीं किया। नंदिनी सक्सेना ने जब ये सुना तो वह तुरंत भड़क उठी, आपने मुझे फ़ोन नहीं किया। बड़ी बहन, आपने कहा था कि किन रूपी ने ऐसा किया, आपने कैसे किया? मैंने आपको और शियाओवू को फ़ोन किया, लेकिन उसने मुझे फ़ोन नहीं किया। बड़ी बहन, वो तो हद ही कर रहा है। मैं तो उसकी दूसरी बहन हूँ, चाहे कुछ भी हो। किन मेई ने कहा, तुम्हें पता है तुम कितने गुस्से में हो। जब तुमने लुओ जिंग को बताया तो तुमने ये क्यों नहीं सोचा कि क्या लुओ जिंग, चौथा बच्चा और अर्जुन ये सुनकर नाराज़ होंगे। चूंकि उन्होंने तुम्हें आमंत्रित नहीं किया था इसलिए मत जाओ। बड़ी बहन, मैं रसोई साफ करने जा रही हूँ, इसलिए पहले फ़ोन रख दूंगी। कुछ बोलकर किन मेई ने फ़ोन रख दिया। नंदिनी सक्सेना को इतना गुस्सा आया कि उनके माथे के दोनों तरफ धड़कने लगी। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, उनकी बेटी दौड़कर आए और उत्साह से उन्हें बताया कि उसने सुना है कि उनके चचेरे भाई अर्जुन सक्सेना को एक बहुत बड़ा ऑर्डर मिला है। मैंने किंजिया गांव के लोगों से सुना कि एक बड़ा मालिक, जो पहली नज़र में ही अमीर लग रहा था, सुबह सुबह एक बड़ा उपहार लेकर अर्जुन सक्सेना के घर आया। फिर मैंने अर्जुन सक्सेना को बिग बॉस से बात करते देखा और जब वह दरवाजे से गुजरे तो उन्होंने सुना कि यह 20 मिलियन का अनुबंध था। माँ, जाकर मेरे चाचा के घर को बधाई दो। उनके परिवार ने एक साथ इतना पैसा कमाया। आप मुझे उनके घर से 10 लाख उधार लेने में मदद कर सकती हैं। नहीं, चलो 2 लाख उधार लेते हैं ताकि मेरा नया घर, सजावट और सगाई के तोहफे सब मिल जाएं। बात बन गई। यांग यूटिंग मुझसे शादी करने को तैयार है। नंदिनी सक्सेना के बेटे किन ताओ ने उत्साह से कहा। जब नंदिनी सक्सेना ने यह सुना तो वह फिर से दंग रह गईं। 20 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट। हाँ, अब अर्जुन के चचेरे भाई का तो कमाल ही हो गया है। वो एक दुकान खोल रहा है और एक कार खरीद रहा है और अब उसने 2 करोड़ रुपए का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है और उनका परिवार फिर से अमीर हो रहा है। तुम जल्दी से अपने चाचा के घर जाओ वरना देर हो जाएगी। पैसे दूसरे रिश्तेदारों से उधार लिए हैं। किन ताओ ने जल्दी से नंदिनी सक्सेना से आग्रह किया क्योंकि ये पैसे बहू की शादी और नया घर खरीदने से जुड़े थे। नंदिनी सक्सेना की आंखें कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गईं। हालांकि उनका दिल दुख रहा था, पर बेटे की बातें सुनकर वे भावुक भी हो गईं। किन रूपी के साथ अपने रिश्ते को देखते हुए वह 2 दिन पहले हुई छोटी मोटी बातों की वजह से रिश्ता नहीं तोड़ेगी। उसने शुरू में सोचा था कि वह तीसरी बहन है जो किन रूपी के आने और फिर सीढ़ियों से नीचे जाने का इंतजार कर रही है। लेकिन अब मुझे पता चला कि अर्जुन सक्सेना ने वास्तव में 20 मिलियन रुपए का अनुबंध जीता है। अपने बेटे के दहेज, नया घर खरीदने और उसे सजाने के बारे में सोचकर वह भी ललचा गई। परिवार गरीब था और ससुराल वालों द्वारा मांगे गए 500,000 के दहेज को वहन नहीं कर सकता था और उसके बेटे ने यांग यूटिंग से शादी करने पर जोर दिया और दूसरे पक्ष ने न केवल दहेज की मांग की बल्कि उसके बेटे से एक घर भी मांगा और घर को यांग यूटिंग के नाम पर लिखा जाना चाहिए और सजाया जाना चाहिए। शुल्क भी उनके परिवार द्वारा भुगतान किया जाना चाहिए और यह सब किया जाता है। 1 मिलियन के बिना इससे निपटना असंभव है। लेकिन अब जब अर्जुन सक्सेना अमीर हो गए हैं तो उनका परिवार न केवल सगाई के पैसे खर्च कर सकता है बल्कि एक बड़ा घर भी खरीद सकता है और शानदार सजावट भी कर सकता है।
उस समय वे रिश्तेदारों और दोस्तों के मनोरंजन के लिए शाओ के सबसे अच्छे होटल में 100 टेबल वाला भोज भी आयोजित कर सकते हैं। काफ़ी है। 2 मिलियन कहाँ पर्याप्त है? आपको कम से कम 3 मिलियन उधार लेना होगा। आपको पुराने चौथे परिवार की वापसी का लाभ उठाना होगा और जल्दी से पैसा उधार लेना होगा, अन्यथा कौन जानता है कि चौथा परिवार दिवालिया हो जाएगा। जहां तक उसके उधार लिए पैसों की बात है, क्या आप चाहते हैं कि वो उसे लौटा दे? तो ज़रा ठहरिए, आखिरकार ये पैसे तो उसने अपने हुनर से कमाए हैं। पिछली बार जब अर्जुन सक्सेना का परिवार समृद्ध था तो वह डरपोक थी, बस कुछ ही चीज़ें लेती थी और सिर्फ 1 लाख रुपये से कम उधार लेने की हिम्मत रखती थी। आखिरकार जब अर्जुन सक्सेना का परिवार दिवालिया हो गया तो उसे किन रुपये में पैसे वापस करने पड़े। 1 लाख रुपये वापस चुकाने के बाद वह सचमुच बहुत दुखी हो गई और उसे हमेशा ऐसा लगता रहा कि 1 लाख रुपये अभी भी उसके ही हैं। अगर मुझे पता होता तो मैं 100,000 रुपये से अपने बेटे के लिए किश्तों में एक छोटा सा घर खरीद लेता। इस तरह किन रुपये में लौटने के लिए कोई पैसा नहीं होगा। सौभाग्य से किन रुपया का परिवार अब फिर से बढ़ रहा है। ठीक है, इस बार मुझे 3 मिलियन उधार लेना होगा। नंदिनी सक्सेना अपने बेटे की वैन में झटपट किन रूपी के घर पहुंची मानो उसे खून से लथपथ कर दिया गया हो। रास्ते में उसे अपने बेटे की कार बहुत बुरी लगी, BMW जितनी भी अच्छी नहीं। उसने बताया कि इस बार उसने अपने चाचा के घर से पैसे उधार लिए थे, इसलिए उन्होंने उसके लिए कार बदल दी। किन ताओ खुशी से मुस्कुराया और कहा कि वह BMW लेना चाहता है। कहा कि यांग यूटिंग को BMW कारें पसंद हैं। नंदिनी सक्सेना ने कहा कि कोई समस्या नहीं है। पैसा उधार लेने से पहले ही पिता और पुत्र ने ये सोचना शुरू कर दिया था कि इस पैसे से क्या खरीदना है। अर्जुन सक्सेना की ओर से दोपहर के भोजन के बाद वे अपनी पत्नी और बच्चों को लंच ब्रेक के लिए ले गए और तीसरी मंजिल पर अध्ययन कक्ष में ड्राफ्ट डिजाइन करना शुरू कर दिया। अनन्या शर्मा बच्चे को दूसरी मंजिल पर स्थित लिविंग रूम में ले गईं, जबकि सक्सेना के पिता और माता पहली मंजिल पर स्थित स्टोर के प्रभारी थे। अनन्या शर्मा ने आंटी वांग को एक संदेश भेजा जिसमें उनसे घर में टीवी की दराज में रखे शिशुओं के डिस्चार्ज सारांश जैसी जानकारी अर्जुन सक्सेना के घर भेजने में मदद करने के लिए कहा, क्योंकि इसकी प्रतिपूर्ति की जा सकती है। उस समय जब उन्हें अस्पताल से छुट्टी मिली तो उन्होंने सभी दस्तावेज एक बैग में रख लिए, जिनमें उनके और बच्चों के खर्च भी शामिल थे। उसने अपनी मां से अपने खर्चों के बारे में सलाह मांगी। उसके गृहनगर से उसे पैसे देने का कोई जरिया नहीं था और उसे जन्म प्रमाण पत्र की जरूरत थी। बच्चों के खर्च के लिए अर्जुन सक्सेना ने कल ही तीनों बच्चों के लिए चिकित्सा बीमा खरीद लिया था, ताकि जन्म से लेकर अस्पताल से छुट्टी मिलने तक के उनके खर्च की प्रतिपूर्ति की जा सके। उस समय एकांतवास केंद्र में रहने के बाद उसने बिल पढ़ा। तीनों बच्चे अपेक्षाकृत स्वस्थ थे क्योंकि उनके पास मुख्य इंक्यूबेटर नहीं था, इसलिए खर्च ज्यादा नहीं था और कुल खर्च 13,000 था। 7 या 8,000 की प्रतिपूर्ति करने में सक्षम होना चाहिए। ये सोचकर कि परिवार 7 या 8,000 रुपये कमा सकता है, अनन्या शर्मा बहुत खुश हुई, फोन रख दिया और सैम्बो को उठाया, उसके छोटे चेहरे को चूमा और कहा, केशिन, आप सभी को स्वस्थ रहने की ज़रूरत है, इसलिए हमें अस्पताल जाने की ज़रूरत नहीं है, कम खर्च करें। चलो सिर उठाने का अभ्यास करते हैं, है ना? देखो भाई बहन सिर उठाने का अच्छा अभ्यास कर रहे हैं। हमारे परिवार रिया को भी बड़ी सेना की गति के साथ चलना है ना? चलो माँ तुम्हें सिर उठाने का अभ्यास कराने ले जाएंगी। जब अनन्या शर्मा बच्चे को लेकर आ रही थी तब नंदिनी सक्सेना और उनका बेटा किन-ताओ नीचे आ गए। माँ ने उन दोनों को मुस्कुराते हुए आते देखा और तुरंत पलटकर उन्हें न देखने का नाटक करते हुए सामान लेने के लिए पीछे वाले कमरे में चली गईं। नंदिनी सक्सेना और किन-ताओ ने अर्जुन के पिता का स्वागत किया, लेकिन अर्जुन के पिता ने अच्छा चेहरा नहीं दिखाया और अपना चेहरा सीधा रखा। नंदिनी सक्सेना ने अर्जुन के पिता से अच्छी बातचीत की और कहा कि पहले तो उनके मुंह से यही बात निकली थी, लेकिन उन्होंने ही ऐसा कहा। अब जब रिपोर्ट आ गई है तो सब खुश हैं। अर्जुन को 3 बच्चों को जन्म देने के लिए बधाई। फिर उन्होंने कहा कि क्या दरवाजे पर काली BMW कार एक लहर थी। यह एक BMW 540 आई थी और कहा कि कार बहुत महंगी थी, जिसकी लैंडिंग कीमत 600,000 से अधिक थी। ऐसा कहा जाता है कि अर्जुन सचमुच बहुत होनहार है, अपनी पीढ़ी के बच्चों में सबसे होनहार है। मैंने कुछ देर तक अर्जुन सक्सेना की इंद्रधनुषी पाद को थपथपाया और फिर सक्सेना पिता और माता की इंद्रधनुषी पाद को थपथपाया। इसके बावजूद पिताजी सक्सेना अभी भी सख्त थे। नंदिनी सक्सेना और किन-ताओ को अपने पोते पोतियों से मिलने के लिए ऊपर जाने की कोई बात नहीं हुई, कल के खाने की तो बात ही छोड़ दीजिए। जब नंदिनी सक्सेना की मां और बेटे ने कहा कि वे लंबे समय तक घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो अनीता सक्सेना को लगा कि कुछ गड़बड़ है। जब से उनका परिवार दिवालिया हो गया है, उन्होंने अपनी मां और बेटे को कभी चापलूसी करते नहीं देखा।
ये चापलूसी वाली नज़र तब भी थी जब उनका परिवार उस समय अमीर था। अचानक उसे कुछ ख्याल आया। मेरे बेटे ने सुबह सुबह 20 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट की बात की और पड़ोसियों ने सुन ली। अंदाज़ा है कि बात फैल गई है। ये बात नंदिनी सक्सेना के कानों तक पहुंची। यह मेरे बेटे को दरवाजे पर लाकर उनसे पैसे उधार मांगने के लिए है। यह अवश्य ही पैसे उधार लेने आया होगा, अन्यथा मैं बहुत उत्साही हो सकता हूँ, बहुत सारे इंद्रधनुषी फोर्ट शूट कर सकता हूँ और एक्सप्रेस डिलीवरी स्टेशन की प्रशंसा कर सकता हूँ और उसके दृष्टिकोण के लिए उसकी प्रशंसा कर सकता हूँ और समूह खरीद भोजन का व्यवसाय शुरू कर सकता हूँ, ये कहते हुए कि यह व्यवसाय भविष्य की प्रवृत्ति होनी चाहिए, ये कहते हुए कि उसके पास वास्तव में व्यावसायिक समझ है। इस तरह के एक अच्छे व्यवसाय के अवसर को पकड़ो और इसी तरह। अनीता सक्सेना जानती थी कि नंदिनी सक्सेना पैसे उधार लेना चाहती है और वह इसे टाल नहीं सकती थी, इसलिए वह तुरंत कमरे से बाहर चली गई। ये टकराव सीधे नंदिनी सक्सेना तक पहुंचा और जब उन्होंने उनसे कुछ पूछा तो उन्होंने तुरंत बता दिया। दिवालिया होने के बाद नंदिनी सक्सेना कई बार उनके घर आई और हर बार उन्होंने यही कहा कि उन्होंने घर में एक रूकी स्टेशन खोल दिया है जिससे फेंग शुई पर बहुत बुरा असर पड़ा है। घर साफ सुथरा है। सामान ले जाने के कारण पहली मंजिल पर लॉबी में बहुत से लोग आ जा रहे थे और वहां बहुत से पैरों के निशान थे। अब जब उसने सुना कि उसके बेटे ने एक बड़ा अनुबंध जीता है तो उसने अपना चेहरा बदल दिया और कहा कि पहली मंजिल पर एक रूकी स्टेशन खोलना अच्छा होगा, लोग आते जाते हैं, परिवार समृद्ध है इत्यादि। नंदिनी सक्सेना का चेहरा एक पल के लिए शर्मिंदगी से भर गया, फिर उसने अपने इरादे बताए और चिंतित भाव से अपने बेटे को डांटा। जिसे पसंद हो उसे पसंद न हो, पर उसे यांग परिवार की वह लड़की पसंद है और उसे यांग यूटिंग से शादी करनी ही होगी। यदि उन्हें विवाह की अनुमति नहीं दी गई तो वे कीटनाशक पी लेंगे और आत्महत्या कर लेंगे। यह उसे एक बूढ़ी औरत बनने के लिए मजबूर कर रहा है। जैसे ही उसने बात की, नंदिनी सक्सेना ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि यांग यूटिंग सुंदर थी। यांग परिवार की मांगें बहुत अधिक थीं। सगाई का उपहार 500,000 रुपये था और उसने अपने बेटे से एक नया घर खरीदने, यांग यूटिंग का नाम लिखने और सजावट का प्रभार संभालने के लिए भी कहा। नए घर के स्थान के लिए भी कुछ शर्तें हैं। अगर लखनऊ में सबसे अच्छा घर है तो क्षेत्रफल 160 वर्ग मीटर से कम नहीं होना चाहिए। चौथा, लुओ जिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि वे मुझे मौत के घाट उतार रहे हैं? लखनऊ के सबसे बेहतरीन डीएलएफ पार्क कम्युनिटी में घर की कीमत मुंबई के बराबर है। ये 11,000 वर्ग मीटर का है। सजावट, सगाई के तोहफे और शराब का इंतजाम सब हो चुका है और मैं 30 लाख के बिना ये सब नहीं कर सकता, जो मुझे सचमुच मौत के घाट उतार रहा है। नंदिनी सक्सेना के पास खड़े किंताओ भी आंसू पोंछ रहे थे। फिर नंदिनी सक्सेना ने अपने आंसू पोंछे और कहा कि उसे सक्सेना के माता पिता से सचमुच ईर्ष्या होती है। उसे इन परेशानियों की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। उसने कहा कि उनका परिवार सक्षम है, उन्होंने दुकान खोली है, BMW कारें खरीदी हैं, उनके बीवी बच्चे भी हैं। घर, दुल्हन की कीमत और शराब की चिंता मत करो। उन्होंने अर्जुन सक्सेना द्वारा 20 मिलियन के अनुबंध पर हस्ताक्षर करने के बारे में कुछ नहीं कहा। मैं फिर से सोचने वाला था और पैसे उधार लेने की बात करने वाला था, लेकिन माँ ने उसके इरादे भांप लिए थे। उसके आंसुओं और दुख के दृश्य को नज़रअंदाज करते हुए कहा, क्या हमारे परिवार से पैसे उधार लेना चाहते हो? तुम्हें भी पता होना चाहिए झोंग भाई का घर अब कितना महंगा है। हमारे परिवार में 3 पोते पोतियां हैं। हमें अर्जुन और बाकियों के लिए एक बड़ा घर खरीदना है और वे 1-2 हज़ार नहीं दे सकते। और मेरे तीनों पोते पोतियां समय आने पर स्कूल जाएंगे। वे निजी शिक्षा की मांग करेंगे और उन्हें पैसों की ज़रूरत होगी। मेरे पास तुम्हें उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं, न अभी न भविष्य में। नंदिनी सक्सेना, हमारे घर पर ध्यान मत दो, अपने आंसू पोंछ लो। यहाँ सब तुम्हारे अपने लोग हैं। तुम किसके लिए खेल रही हो? अर्जुन के पिता ने भौहें चढ़ाईं। नंदिनी सक्सेना ने सोचा कि मेरा भाई उसकी तरफ से बोलने वाला है, लेकिन अचानक अर्जुन के पिता बोले, ये तुम्हारे घर का काम है, तुम मुझे क्या बताओगे? और ये रो रही है, ये हमारी दुकान है, तुम्हारी नहीं। रोना है तो जल्दी से वापस जाकर रो। यहाँ हताश होकर मत रो। हीरे के बिना चीनी मिट्टी के बर्तन का काम मत लेना। अगर आपका बेटा शादी करना चाहता है तो उसे कड़ी मेहनत करनी होगी। लुओ जिंग के अभी के शब्द मेरे शब्द हैं। हमारे परिवार के पास तुम्हें उधार देने के लिए पैसे नहीं हैं, न अभी न भविष्य में। ठीक है, हम व्यापार करने जा रहे हैं, तुम वापस जाओ। पिता किन ने लोगों को भगाना शुरू कर दिया। नंदिनी सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि उसका छोटा भाई उसकी ओर से नहीं बोलेगा, बल्कि लुओ जिंग को बोलने में मदद करेगा। वह स्तब्ध रह गई और उसके आंसू रुक गए। केंताओ ने उसका हाथ खींच लिया और दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। लुओ कुन और अर्जुन के पिता दोनों ने इस बात पर विचार किया।
नंदिनी सक्सेना और किन ताओ भी शर्मिंदा थे ये जानकर कि वे पैसे उधार नहीं ले सकते, इसलिए अब उनका पीछा करना बंद हो गया। लेकिन घर लौटते समय वे दोनों एक दूसरे पर चिल्लाने लगे। मैं वापस जाकर अपने पड़ोसियों और रिश्तेदारों से अर्जुन के माता पिता के बारे में बात करने को तैयार हूँ। मुझे ज़रा भी हमदर्दी नहीं है और मुझे परिवार के स्नेह की ज़रा भी परवाह नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अर्जुन सक्सेना विकसित हो गए हैं और उनके किन रूपी परिवार ने वापसी की है और वे अपने गरीब रिश्तेदारों के साथ रिश्तेदार नहीं बनना चाहते हैं। नंदिनी सक्सेना के अगले पैर पर चलने के कुछ ही देर बाद अनीता सक्सेना ने नंदिनी सक्सेना की आवाज़ पहचान ली और अर्जुन के पिता किन रूपी से कहा, ज़रा रुको, देखते हैं कब वक्त आएगा। वो हमारे बारे में हर जगह यही बात ज़रूर कहेगी, उसे बोलने दो, बाकी सबकी आंखें हैं और वे देख सकते हैं। पिता किन को उन अफवाहों की ज़रा भी परवाह नहीं थी। वह बहुत ज़्यादा दिखावटी हुआ करता था। जब तक कोई उससे पैसे उधार मांगता था वह उधार ले लेता था। उनमें से कुछ की वसूली तब तक नहीं हो सकती जब तक वह दिवालिया हो जाए। उसने सोचा कि नंदिनी सक्सेना सचमुच जानती है कि वह गलत है, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि जब उसकी पत्नी मामले के बारे में पूछने के लिए कमरे से बाहर आएगी तो वह समझ जाएगा कि नंदिनी सक्सेना उनके घर से पैसे उधार लेने आई है। इसके अलावा नंदिनी सक्सेना ने जो कहा उसे देखते हुए उन्हें 3 मिलियन रुपये उधार लेने पड़े, जो कि एक शेर का मुंह है। अतीत में नंदिनी सक्सेना ने उनसे दसियों हजार डॉलर उधार मांगे थे और उन्होंने सारे पैसे उधार ले लिए थे। बाद में जब वह दिवालिया हो गए तो नंदिनी सक्सेना ने पैसे भी चुका दिए, लेकिन यह उनके कई रिश्तेदारों में से आखिरी था जिन्होंने उनसे पैसे उधार लिए थे, और यह भी अनिच्छा से। लेकिन जब उसे पैसे मिले तो उसने इसे दिल पर नहीं लिया। अब नंदिनी सक्सेना को पता चला कि उनके बेटे ने 20 मिलियन रुपये का अनुबंध किया है और तुरंत अपने बेटे को 3 मिलियन रुपये उधार लेने के लिए रोते हुए दरवाजे पर ले आए। वह सचमुच अवाक है। मुझे नहीं पता कि नंदिनी सक्सेना का दिमाग खराब हो गया है और वह ऐसी बात सोच भी सकती है। सक्सेना के पिता और माँ पहली मंजिल पर नंदिनी सक्सेना के बारे में काफ़ी देर तक बातें करते रहे। जब अर्जुन सक्सेना लकड़ी पर बड़ी बड़ी नक्काशी करने के लिए औजार खरीदने नीचे गया तो उसने सक्सेना के पिता और माँ की बातें सुनी। पूछने पर मुझे पता चला कि नंदिनी सक्सेना यहाँ सिर्फ पैसे उधार लेने आई थीं। अर्जुन के पिता ने कहा, अभी भी तुम्हारी माँ बहुत अच्छी है। उन्हें कुछ ही शब्दों में विदा कर दिया गया। लैंगलांग, तुम ये बात नहीं छिपा सकते कि तुमने 20 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है। रिश्तेदारों को शायद पता होगा कि अगर कोई तुमसे पैसे उधार मांगे तो तुम्हें उनसे कहना चाहिए कि वे तुम्हारे माता पिता और हमें फ़ोन करके हमसे पैसे उधार मांग लें। कहा, पैसा हमारे हाथ में है। तुम्हारे माता पिता और हम दोनों इस मामले को संभालने में तुम्हारी मदद करेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर कोई उन्हें पैसे उधार देता है जब तक कि यह वास्तव में जीवन, बुढ़ापे, बीमारी या मृत्यु का मामला न हो और यह केवल हमारे अच्छे रिश्तेदारों के लिए हो। ये माता पिता इस पर ध्यान देंगे। अर्जुन सक्सेना ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है। उनके परिवार के दिवालिया हो जाने के बाद कई रिश्तेदारों ने उन्हें कर्ज चुकाने में मदद के लिए पैसे उधार दिए। हालांकि उन्होंने कहा कि उन्होंने रिश्तेदारों से उधार लिया पैसा चुका दिया है। उनके परिवार ने कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन एहसान अब भी है। अब जब उसने पैसा कमा लिया है तो जब रिश्तेदारों को मुश्किलों का सामना करना पड़ता है तो वे अपने परिवार से पैसे उधार मांगते हैं और उनका परिवार उन्हें पैसे उधार दे देता है। यह मामला उसके माता पिता पर ही छोड़ दो। उसका मानना है कि उतार चढ़ाव देखने के बाद उसके माता पिता को ये बात साफ समझ लेनी चाहिए कि किसे पैसे उधार देने चाहिए और किसे नहीं। इसके अलावा उनके रिश्तेदार भी आम मजदूर वर्ग के लोग हैं। ज़्यादा से ज़्यादा वे घर खरीदने के लिए 5 लाख रुपये उधार ले सकते हैं, क्योंकि रिश्तेदार भी जानते हैं कि सिर्फ एक परिवार से पैसा उधार नहीं लिया जा सकता। इस ज़माने में हर परिवार के पास पैसे की कमी है। नंदिनी सक्सेना के परिवार के बारे में बात करने के बाद अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से सगाई के भोज का उल्लेख करते हुए कहा कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा के लिए पिछले कुछ दिनों में युगल कला तस्वीरों के कुछ सेट लेना सबसे अच्छा है, ताकि जब सगाई का भोज आयोजित हो तो वे गेट पर दोनों की एक तस्वीर हो जो अधिक औपचारिक हो। चून की शादी की तस्वीर सिर्फ एक बार ली जाती है, इसलिए अनीता सक्सेना ने शादी की तस्वीर के बारे में बात नहीं की। उनका मानना था कि शादी की तस्वीर किसी अच्छी जगह और खूबसूरत नज़ारों वाली जगह पर ली जानी चाहिए। उनके लखनऊ के दृश्य अभी भी अधूरे हैं। जब मां ने फोटो के बारे में याद दिलाया तो अर्जुन सक्सेना को याद आ गया और उन्होंने कहा कि वह ऊपर जाकर अनन्या शर्मा को बताएंगे। फिर अनीता सक्सेना ने अर्जुन सक्सेना से पूछा, क्या आप कुछ वीडियो या छोटी छोटी बातें आदि लेना चाहते हैं और फिर उन्हें सगाई भोज की LED स्क्रीन पर डालना चाहते हैं। यहाँ लखनऊ में सगाई का भोज है। अनीता सक्सेना कई बार इसमें शामिल हुई हैं।
जब मैं कुछ अमीर परिवारों को देखती हूँ तो वे न सिर्फ शादी की कंपनी को आयोजन के लिए बुलाते हैं बल्कि मेज़बान और फोटोग्राफर को भी बुलाते हैं। यह शादी जैसा ही होता है, एक समारोह जैसा। पहले तो उसे लगा कि घर में पैसे नहीं हैं, इसलिए उसने इस बारे में सोचा ही नहीं। आखिरकार इसमें बहुत पैसा लगेगा, कम खर्च होगा तो काम कम दिलचस्प होगा। लेकिन अब जबकि उसके बेटे ने एक बड़ा अनुबंध पर हस्ताक्षर कर दिया है और भविष्य असीम है, तो उसे लगता है कि यह किया जा सकता है। बाद में जब बेटे और बहू को सगाई की दावत याद आई तो उन्होंने देखा कि वहाँ वीडियो, सीडी और फोटो मौजूद थे। अर्जुन सक्सेना ने अपना मोबाइल फ़ोन निकाला और माँ की कही बातें एक एक करके लिख लीं। इससे पहले उन्होंने सोचा था कि सगाई का भोज सिर्फ एक भोज था, दोनों पक्षों के रिश्तेदारों को रात के खाने पर आमंत्रित करना, लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि इतने सारे टोटके होंगे। इसलिए यदि अन्य लोगों की पत्नियों के पास हैं तो उनकी बहू के पास भी होने चाहिए। इसे शेड्यूल करें। रात में कमरे में बच्चों के साथ खेलते समय अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा ने तस्वीरें लेने की बात कही। क्या आप शादी की फ़ोटो ले रहे हैं? अनन्या शर्मा ने आंख मारते हुए पूछा। शादी की तस्वीरों के बाद हम किसी दर्शनीय पर्यटन स्थल की तलाश करेंगे। इस बार हम घर पर ही कुछ कपल की तस्वीरें लेंगे और उन्हें सगाई के भोज में लगाएंगे, अर्जुन सक्सेना ने बताया। अनन्या शर्मा ने कहा, नहीं, चलो शादी की तस्वीरें यहीं लखनऊ में लेते हैं, तो एक बार लेना अच्छा है और इसका उपयोग सगाई के भोज और शादियों के लिए किया जा सकता है। मुख्य बात यह है कि एक अच्छा फोटोग्राफर चुना जाए। शादी की तस्वीरें लेने के लिए उन पर्यटक स्थलों पर जाना एक तो भीड़भाड़ वाला है और दूसरा मेहमानों की भीड़। ये बिल्कुल अनावश्यक है। हम फोटोग्राफर चुनते हैं, तस्वीर लेने के बाद फोटोग्राफर द्वारा तस्वीर को रीटच करने के बाद मैं उसे रीप्रोसेस कर सकता हूँ। बस तस्वीर का बैकग्राउंड ठीक हो जाए तो एक साधारण जगह पर मैं एक बहुत ही शानदार तस्वीर ले सकता हूँ। हमें पर्यटन स्थलों पर जाकर पैसा बर्बाद करने की ज़रूरत नहीं है। अर्जुन सक्सेना को उम्मीद नहीं थी कि अनन्या शर्मा ऐसा सोचेंगी। उन्होंने पूछा, हमारे यहाँ कोई अच्छा दृश्य नहीं है? फोटोग्राफर इसे निश्चित रूप से पा सकते हैं। तुम तस्वीरें लेने के लिए बीच पर नहीं जाना चाहते, जंगल में तस्वीरें लेना चाहते हो, वो खूबसूरत तस्वीरें लेना चाहते हो? अर्जुन सक्सेना ने पूछा। नहीं, शादी की तस्वीरों को रीटच करने के बाद तस्वीरों में मौजूद लोग असली लोगों से काफ़ी अलग होते हैं और वे उन्हें पहचान भी नहीं पाते। समुद्र के किनारे और जंगल जैसी जगहों पर भविष्य में जब हम अपने बच्चे के साथ यात्रा करेंगे तो हम खुद भी कुछ जीवन की तस्वीरें लेंगे। ये स्वाभाविक और ज़्यादा यथार्थवादी है और हमें पैसे खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं है। शादी की तस्वीरें हज़ारों, यहाँ तक कि दसियों हज़ार में भी बिक जाती हैं और सब कट जाती हैं। कई कहावतें हैं कि ये ज़िंदगी में सिर्फ एक बार ही ली जा सकती हैं। आपको इन्हें अच्छी तरह से चुनना चाहिए। कुछ तस्वीरें दीवारों पर लगी होती हैं, बाकी डिब्बे के नीचे होती हैं, इसलिए मैं उन्हें साल में एक बार भी नहीं देखता। बेहतर होगा कि हम वहां पहुंचकर एक बेहतर कैमरा खरीद लें। मैं कंपोज करना और शूट करना सीख जाऊंगा। हम खुद ही तस्वीरें और वीडियो लेते हैं जो ज़्यादा जीवंत लगता है। अनन्या शर्मा द्वारा ब्रेन वॉश किए जाने के बाद अर्जुन सक्सेना को लगा कि अनन्या शर्मा की बात काफ़ी उचित है, इसलिए वह सहमत हो गया। फिर जब सगाई के भोज आदि की व्यवस्था करने की बात आएगी तो मैं एक विवाह कंपनी ढूंढूंगा। इस बारे में अनन्या शर्मा ने कुछ नहीं कहा, क्योंकि शादी की कंपनी में मेकअप, ऑन साइट लेआउट, होस्टिंग, फॉलो अप फोटोग्राफी और फोटोग्राफर जैसी सेवाओं का पूरा सेट शामिल था। ये कार्य अभी भी विशेषज्ञों द्वारा ही किया जाना है। उन्होंने होटल की मैचिंग वेडिंग कंपनी से सीधे पैकेज खरीदने का सुझाव दिया, जो सरल और परेशानी मुक्त है। क्योंकि वह इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं जानती थी और उसके पास ज़्यादा खोजबीन भी नहीं थी, इसलिए उसने परेशानी से बचने के लिए सीधे पैकेज खरीद लिया। चूंकि अब बच्चे को उठने में ज़्यादा समय लगता है, सक्सेना के माता पिता दुकान में व्यस्त हो जाते हैं और अर्जुन सक्सेना स्केच बनाने लगते हैं। जब वह बच्चे को गोद में लेती हैं तो वह ज़्यादा देर तक मोबाइल फ़ोन नहीं देख पाती, अन्यथा बच्चा उपेक्षित महसूस करेगा और आहा करने लगेगा। इसके अलावा वह इस बात से भी चिंतित थी कि वह अपना काफ़ी समय मोबाइल फ़ोन देखने में बिताती थी और बच्चे की ज़रूरतों पर ध्यान नहीं देती थी। ठीक है, अगले साल जब हमारी शादी होगी तो मैं तुम्हें शादी का माहौल तैयार करने दूंगा। तब तक बच्चे 1 साल से ज़्यादा के हो जाएंगे, इसलिए उन्हें अपने साथ ले जाना आसान होगा, अर्जुन सक्सेना ने कहा। हाँ, अनन्या शर्मा ने सिर हिलाया। अगले दिन सक्सेना परिवार के रात्रिभोज में लुओ जिंग के रिश्तेदार एक एक करके आए और सक्सेना परिवार के रिश्तेदार भी एक के बाद एक आए। भीड़ के कारण मैं सीधे विंधम होटल चला गया। उन सभी ने सुना कि अर्जुन सक्सेना ने पैसा कमाया और अपनी प्रेमिका और बच्चों को वापस ले आया।
और उन्हें ये भी पता था कि अर्जुन सक्सेना ने 3 बच्चों को जन्म दिया है। जब उन्होंने ये खबर सुनी तो सभी उत्सुक हो गए, खासकर जब मैंने रिश्तेदारों के ग्रुप में सक्सेना के पिता और मां द्वारा पोस्ट किए गए आरव और 3 भाई बहनों के वीडियो देखे तो सभी ने उनकी बेहद क्यूटनेस की तारीफ की। अब मैंने असली व्यक्ति को देखा है और वे सभी कहते हैं कि वे वीडियो में दिखाए गए लोगों से बेहतर हैं। एक मोटा लड़का और गुलाबी और जैड रंग में उकेरी गई 2 छोटी बहनें, अति सुंदर। यहाँ तक कि 8 साल के बच्चे भी थे जिन्होंने 3 छोटे भाई बहनों को देखा और चिल्लाने लगे कि उनके माता पिता को जल्दी से उन्हें एक और छोटा भाई या छोटी बहन दे देनी चाहिए। सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। अर्जुन सक्सेना की रहस्यमयी गर्लफ्रेंड अनन्या शर्मा को भी सभी ने देखा। जब उन्हें अनीता सक्सेना से पता चला कि अनन्या शर्मा मुंबई विश्वविद्यालय की शीर्ष छात्रा है, 985 और 211 में मुंबई विश्वविद्यालय में शीर्ष स्थान पर रही है और वह अंतिम परीक्षा में विभाग में प्रथम आई है और राष्ट्रीय छात्रवृत्ति प्राप्त कर सकती है, तो वे सभी आश्चर्यचकित रह गए और उनके मुंह खुले के खुले रह गए। बत्तख के अंडे में भरकर खाना। उन्होंने अर्जुन सक्सेना की बहुत भाग्यशाली होने के लिए प्रशंसा की। कुछ रिश्तेदारों का कहना है कि शिशुओं की बुद्धि 100% आनुवंशिक है और तीनों शिशु प्राथमिक विद्यालय के बदमाश होंगे। ये कहते हुए सक्सेना के पिता और माता अपनी हंसी नहीं रोक पाते। अनन्या शर्मा भी अर्जुन सक्सेना की तरफ देखकर शर्माते हुए मुस्कुराई। अर्जुन सक्सेना ने उसका छोटा सा हाथ पकड़ लिया। लुओ परिवार के दूसरे चाचा ने मुस्कुराते हुए कहा, दूसरी पीढ़ी के अमीरों की बहुत सी कमजोर पढ़ाई लिखाई यही है। या तो अर्जुन की नज़र अच्छी है और उसे इतनी खूबसूरत प्रेमिका मिल गई है जो अब भी विद्वान है। भविष्य में आरव, आन्या और रिया को निश्चित रूप से सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला मिलेगा। आंटी लुओ ने भी मुस्कुराते हुए कहा, लंगलाम की नज़र तो अच्छी है ही, काबिलियत भी कमाल की है। उसने एक बार में 2 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया था। हे भगवान, 2 करोड़! हम जैसे 5-6 हज़ार रुपये महीने कमाने वालों की तो बात ही छोड़ दीजिए। मान लीजिए कि 20,000 कमाने वाले न खाते पीते हैं, न पैसा खर्च करते हैं। अगर वे साल में 2,40,000 बचाते हैं तो 2 करोड़ बचाने में 83 साल लगेंगे। 1 लाख तो 200 साल तक बचत होगी। पहले तो सब 20 मिलियन सुनते थे और सोचते थे कि ये बहुत है, लेकिन कोई खास कॉन्सेप्ट नहीं था। आखिरकार इंटरनेट के ज़माने में जानकारी बहुत ज़्यादा है। उदाहरण के लिए 100 मिलियन रुपए का एक छोटा लक्ष्य, मुंबई, अहमदाबाद या इंपीरियल कैपिटल में एक घर, 20 से 30 मिलियन, 100 मिलियन और लगभग 985 प्रति व्यक्ति, 10 लाख का वार्षिक वेतन वगैरह। तब आपको लगेगा कि 20 मिलियन आपके काफ़ी करीब है, इससे अधिक भी बहुत है, लेकिन आत्मा को झकझोरने के लिए पर्याप्त नहीं है। लेकिन अब मैंने आंटी लुओ के शब्द सुने, हे भगवान, 2 करोड़ और 20,000 की मासिक तनख्वाह 200 साल तक बचानी चाहिए। तो फिर 5,000 की मासिक तनख्वाह 800 साल तक बचानी होगी। इतिहास के शिक्षक लुओ जियासन ने उंगलियों से गिनना शुरू किया। किंग राजवंश 1636 में बना था और 385 साल हो गए हैं। मिंग राजवंश 1328 में बना था और 693 साल पहले। रुपया राजवंश 1271 में बना था और 750 साल पहले। सोंग राजवंश 960 में बना था और 1061 साल पहले। इसका मतलब है कि हमें सोंग राजवंश से लेकर अब तक 20 करोड़ बचाने के लिए काम करना होगा। इतिहास के शिक्षक की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग दंग रह गए। माँ, मुझे अचानक लग रहा है कि 2 करोड़ बहुत ज़्यादा हैं। $5,000 मासिक वेतन के साथ मुझे 2 करोड़ बचाने के लिए सोंग राजवंश से लेकर आज तक काम करना होगा। चचेरी बहन लैंगलांग, आप वाकई कमाल की हैं। आप हमारे पूरे बड़े परिवार में सबसे ताकतवर इंसान हैं। ये तो बस एक ऑर्डर है, 2 करोड़ और आगे 2 करोड़ और होंगे। हे भगवान, मैं इंटरनेट पर 10 लाख सालाना वेतन वाले लोगों को नीची नज़रों से देखता था और कहता था कि 10 लाख सालाना कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि 10 लाख कमाना तो बड़ी बात है। असल में मेरा सालाना वेतन सिर्फ 80,000 है। किन रुपी। लुओ जिंग, आपका पारिवारिक लांगलांग शुरुआत में आपसे कहीं ज़्यादा शक्तिशाली था। शुरुआत में करोड़ों की पारिवारिक संपत्ति के शिखर तक पहुंचने में आपको 10 साल से ज़्यादा का समय लगा था। लांगलांग के हाव भाव के अनुसार अनुमान है कि इसमें कुछ साल नहीं लगेंगे। मेरे पास करोड़ों की बचत है। इसके अलावा वह लकड़ी की नक्काशी के भी माहिर हैं, बिना किसी लागत और जोखिम के कस्टम ऑर्डर प्राप्त करते हैं और प्रसिद्धि और स्थिति के साथ, जो वास्तव में अलग है। रिश्तेदार एक एक करके आश्चर्यचकित होकर पीछे पीछे चले गए। सभी ने इस भोजन का भरपूर आनंद लिया और तीनों छोटे बच्चे भी बहुत खुश थे, मानो उन्हें समझ आ गया हो कि बड़े लोग अपने अपने बाबा की तारीफ कर रहे हैं और वे भी वैसे ही थे।
सक्सेना पिता और माता ने आधिकारिक तौर पर रात्रिभोज में सभी को सूचित किया कि अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा की सगाई का भोज इस महीने की 26 तारीख को होगा और बच्चों का 100 दिवसीय भोज इस महीने की 27 तारीख को आयोजित किया जाएगा और वे सभी इस होटल में होंगे। सबको रास्ता याद रखना चाहिए। सभी ने कहा कि समय आने पर वे वहां उपस्थित होंगे। मेहमानों को विदा करते समय किन्मयी ने सक्सेना के पिता और माता को नंदिनी सक्सेना के बारे में बताया। उसने सुना कि नंदिनी सक्सेना उनके घर पैसे उधार लेने आई है और उसने नंदिनी सक्सेना को अकेला छोड़ने के लिए कहा, ये कहते हुए कि सक्सेना के पिता और मां के लिए यह आसान नहीं था और अर्जुन सक्सेना ने अभी ऑर्डर लिया है और अभी तक इसे भेजा नहीं है, क्या आप शेष राशि ले सकते हैं? आ गया है, बोलने के लिए काम भी देखना होगा। और अर्जुन सक्सेना की सगाई होने वाली है, इसलिए उसे दहेज की तैयारी करनी है और दोनों मुंबई में पढ़ाई कर रहे हैं और उनका एक बच्चा भी है। उन्हें घर खरीदने और मुंबई के खाते के बारे में भी सोचना है। तीनों बच्चों के लिए मुंबई में पढ़ाई करना और मुंबई में कॉलेज की प्रवेश परीक्षा देना सुविधाजनक है। इस बार मुंबई में जड़ें जमाने और अर्जुन के माता पिता का चेहरा दिखाने के लिए। ये सब पैसे के बारे में है। उनके जैसे छोटे स्थान के लिए 20 मिलियन वास्तव में बहुत बड़ी रकम है, लेकिन मुंबई जैसे बड़े स्थान पर इसे लगाने से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एक बेहतर और बड़ा स्कूल जिला घर खरीदने के लिए इकाई मूल्य 100,000 वर्ग मीटर से अधिक है और आपको करोड़ों की तैयारी करनी होगी। सक्सेना परिवार की सबसे बड़ी बहन को भी उम्मीद है कि अर्जुन सक्सेना के तीनों बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ेंगे और सिंघुआ विश्वविद्यालय और पेकिंग विश्वविद्यालय में दाखिला पाएंगे। तब तक वे सचमुच सम्माननीय हो जाएंगे, क्योंकि कभी कभी परिवार बहुत पैसा कमा लेता है, इसलिए गांव के लोगों को ईर्ष्या नहीं होती। हालांकि अगर परिवार में तसिंघुआ और पेकिंग विश्वविद्यालय के छात्र हैं तो निश्चित रूप से हर घर में इसकी प्रशंसा की जाएगी। अपनी पीढ़ी में वे अभी भी अपने बच्चों के शैक्षणिक प्रदर्शन पर अधिक ध्यान देते हैं और विद्वानों का सम्मान करते हैं। यांग यूटिंग, जिस महिला से किनताओ शादी करना चाहते हैं, के लिए यांग परिवार ने 500,000 रुपये का सगाई का तोहफा दिया था, लेकिन मैंने सुना है कि यांग यूटिंग को किनताओ पसंद नहीं थे और वह किनताओ से शादी नहीं करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इतनी बड़ी सगाई का तोहफा दिया। ये किनताओ के प्रयास को अस्वीकार करना है। लखनऊ में दहेज आमतौर पर लगभग 1 लाख रुपये का होता है। यांग यूटिंग जानती थी कि किनताओ के परिवार को इतनी रकम नहीं मिल सकती, इसलिए उसने ऐसा कहा। मैंने सुना है कि किनताओ को पहले भी कई बार मना किया गया था, लेकिन किनताओ फिर भी उसके पीछे नहीं भागा। उसके पास दहेज का तोहफा लाने के अलावा कोई चारा नहीं था। तो अगर तब तक किनताओ की शादी नहीं होती तो खुद को दोष मत देना। अगर तुम नंदिनी सक्सेना को पैसे उधार नहीं भी दोगे तो कोई बात नहीं। दरअसल अब हमारे माता पिता काफ़ी खुले विचारों वाले हो गए हैं और आमतौर पर दहेज नहीं मांगते। आखिरकार सबकी ज़िंदगी अच्छी है और जो लोग इज्जत चाहते हैं वो दहेज में कुछ और पैसे जोड़कर लड़की को वापस कर देते हैं। इस बारे में बात करते हुए अनीता सक्सेना ने किन्मयी को बहू की ओर से दहेज के बारे में बताया। किन्मयी यह सुनकर आश्चर्यचकित थी कि सु परिवार न केवल दहेज नहीं चाहता था, बल्कि दहेज के रूप में 5 गुना दहेज भी लौटा रहा था। मुस्कुराते हुए उन्होंने सक्सेना के पिता और माता को इतनी अच्छी बहू पाने के लिए बधाई दी और अर्जुन के पिता और माता से कहा कि वे अपनी बेटियों के साथ अपनी बेटियों जैसा व्यवहार करें। नहीं चाहिए, मां ने मुस्कुराते हुए कहा। मेहमानों को विदा करने के बाद अर्जुन सक्सेना का परिवार घर वापस चला गया। तीनों छोटे बच्चे जम्हाई लेने लगे तो अर्जुन सक्सेना और अनन्या शर्मा उन्हें ऊपर सुलाने के लिए ले गए। तीनों छोटे बच्चों को खुश करने के बाद अनन्या शर्मा ने अर्जुन सक्सेना से बातचीत की और बताया कि उनके रिश्तेदार बहुत दिलचस्प हैं। अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा, वहाँ भी उच्च गुणवत्ता वाले लोग हैं, इसलिए मैंने उन्हें आमंत्रित नहीं किया ताकि माहौल खराब न हो। कौन? अनन्या शर्मा ने हैरानी से पूछा। आज यहाँ बहुत सारे रिश्तेदार आए हुए हैं और अनन्या शर्मा ने उन लोगों का पीछा किया जिन्हें अर्जुन सक्सेना ने बुलाया था, इसलिए उन्होंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया कि कौन से रिश्तेदार गायब थे। फिर से सोचने पर उसे याद आया, तुम्हारी दूसरी चाची। हालांकि उसने पहले अर्जुन सक्सेना के परिवार के किसी भी रिश्तेदार को नहीं देखा था, लेकिन अर्जुन सक्सेना ने उसे पहले ही बता दिया था कि इस बार उसे जिस व्यक्ति ने आमंत्रित किया है। उसे याद आया कि उसने आज एर्गो को फ़ोन नहीं किया था। जब अर्जुन सक्सेना ने उसे इन रिश्तेदारों के बारे में पहले बताया था तो उसने जब दूसरी बुआ का जिक्र किया तो उसने बताया कि उसे दूसरी बुआ के परिवार के लोग पसंद नहीं हैं और सक्सेना परिवार की दूसरी बुआ नंदिनी सक्सेना ने अतीत में जो कुछ किया था उससे उसे घृणा हो गई थी। खैर, मैंने उसे घर नहीं बुलाया। अर्जुन सक्सेना ने अनन्या शर्मा को बताया कि नंदिनी सक्सेना को कल दोपहर पता चला कि उन्होंने 2 करोड़ रुपये का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है और फिर वह उनके घर 3 करोड़ रुपये उधार लेने आई थी।
ये सुनने के बाद अनन्या शर्मा दंग रह गईं, लेकिन आखिरकार वह अर्जुन सक्सेना की दूसरी चाची थी, इसलिए अनन्या शर्मा ने वह नहीं कहा जो नंदिनी सक्सेना ने कहा, लेकिन सिर्फ इतना कहा कि सक्सेना के पिता और मां ने सही काम किया और अनीता सक्सेना निर्णायक थी और उन्होंने कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई। उन्होंने अर्जुन सक्सेना से ये भी कहा कि हालांकि हमने 20 मिलियन का बड़ा ऑर्डर जीता है, लेकिन इस तरह का बड़ा ऑर्डर हर दिन नहीं मिलता है, न ही यह हर साल होता है। बहुत संभव है कि कुछ ही सालों में इसका उत्पादन शुरू हो जाए। आखिरकार लकड़ी की नक्काशी संग्रहणीय वस्तुएं हैं, रोजमर्रा की उपभोग्य वस्तुएं नहीं। इसलिए परिवार को अभी भी पैसे बचाने की जरूरत है, इसलिए नहीं कि उन्होंने इस बड़े ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्हें फिजूल खर्ची नहीं करनी चाहिए और अपना पैसा बर्बाद नहीं करना चाहिए। पैसा चाकू की धार पर है। हाँ, मैं आपकी पत्नी का हुक्म मानूंगा, अर्जुन सक्सेना ने मुस्कुराते हुए कहा। उनकी पत्नी वास्तव में अन्य लड़कियों से अलग है। अन्य लड़कियों का उल्लेख नहीं करना, बस उनकी पूर्व प्रेमिका नेहा कपूर को हर चीज में सर्वश्रेष्ठ कहना और अन्य लड़कियों के साथ तुलना करना। उनके मासिक खर्च 1500 रुपये का अधिकांश हिस्सा नेहा कपूर पर खर्च हो जाता है और वे केवल इंस्टेंट नूडल्स ही खा पाते हैं। पहले तो उसने सोचा कि नेहा कपूर उसे सचमुच पसंद करती हैं और वह इसके लिए पैसे खर्च करने को तैयार है, लेकिन बाद में उसे पता चला कि वह नेहा कपूर के पहले प्यार का सिर्फ एक बैकअप था। मेरा दिल भर आया, मुझे लगा कि ईमानदारी का एक टुकड़ा कुत्ते को खिला दिया गया था। मैंने महीनों तक बिना कुछ लिए इंस्टेंट नूडल्स खाए। अनन्या शर्मा के साथ घुलने मिलने के बाद उसने पाया कि अनन्या शर्मा हर जगह उसके बारे में सोचती रहती थी। भले ही वह खूब पैसा कमाता हो, वह उसे याद दिलाता था कि पैसा फिजूल खर्ची से मत उड़ाओ। इसके अलावा अनन्या शर्मा खुद भी पैसा खर्च करने को तैयार नहीं है। पिछली बार जब मैं अहमदाबाद में दोस्तों के साथ खरीदारी करने गया था तो मैंने 8 जोड़ी कपड़े खरीदे और वापस आया और इसकी कीमत केवल 2000 रुपये से अधिक थी। नेहा कपूर के किसी भी कपड़े की कीमत 1000 रुपये से अधिक नहीं है, लेकिन एक सेट की कीमत 2000 रुपये से अधिक है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि उन्होंने पाया कि उनकी पत्नी द्वारा खरीदे गए कपड़े गुणवत्ता और आकार के मामले में नेहा कपूर द्वारा खरीदे गए कपड़ों से बदतर नहीं थे। इन कपड़ों को पहनने वाली उनकी पत्नी के प्रभाव का उल्लेख नहीं करना, नेहा कपूर को पूरी तरह से गाली देना। तुलना होते ही पता चल जाता है कि लड़की उससे सच्चा प्यार करती है या नहीं। पूछने, सोचने या अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं है, तुलना से फर्क साफ पता चल जाता है। अर्जुन सक्सेना को लगा कि अब वो बहुत खुश हैं। ये सोचकर वो ऊर्जा से भर गए और अनन्या शर्मा को थोड़ी देर आराम करने को कहा। वो डिज़ाइन के ड्राफ्ट बनाने की तैयारी के लिए पर्दे के पीछे वाले स्टडी रूम में चले गए। लकड़ी की नक्काशी के क्षेत्र में अगर यह सिर्फ एक साधारण नकल है तो डिज़ाइन का मसौदा तैयार करना बहुत अच्छा है, बस पेंटिंग का सामना करें, कठिनाई नवाचार है। अर्जुन सक्सेना द्वारा बनाई गई यह पेंटिंग एक अभिनव लकड़ी की नक्काशी वाली टेबल स्क्रीन है। इसके लिए अर्जुन सक्सेना को दिमाग लगाना पड़ता है। वह अपने मन में एक तस्वीर बनाता है और फिर कलम से उसे उकेर देता है। यह मूल चित्र का हिस्सा है। जब अर्जुन सक्सेना पांडुलिपि बना रहे थे, अनन्या शर्मा को नींद नहीं आ रही थी। उन्होंने प्रिया मेहता को संदेश भेजा कि अर्जुन सक्सेना के साथ उनकी सगाई और बच्चे के जन्म के 100 दिन के भोज की तारीख तय हो गई है। इस महीने की 26 और 27 तारीख को। प्रिया मेहता ने कहा कि वह 25 तारीख को वहां होंगे। अनन्या शर्मा ने प्रिया मेहता को चयनित शिशुओं की तस्वीरें भेजी और यह स्पष्ट था कि प्रिया मेहता उन प्यारे गोदलिए बच्चों और बेटियों को प्यार करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती थीं। कुछ देर बातचीत करने के बाद अनन्या शर्मा ने फ़ोन बंद कर दिया और सोने चली गईं। अर्जुन सक्सेना ने 1 घंटे से अधिक समय तक पेंटिंग की। उनकी गर्दन में थोड़ा दर्द हो रहा था। उन्होंने लिखना बंद कर दिया और अपनी दृष्टि को आराम देने के लिए बालकनी में चले गए। अपनी दृष्टि को शांत करने के बाद वह घूमा, बाड़ के सहारे झुका, कमरे में सो रहे बेटे, बेटी और पत्नी को देखा और एक बात सोची। उसने अपना फ़ोन निकाला और रूममेट ग्रुप को एक संदेश भेजा। मैंने उन्हें बताया कि मैं और अनन्या शर्मा सगाई की दावत देने जा रहे हैं। तीनों लड़कों ने तुरंत समूह में खुशी मनाई और अर्जुन सक्सेना को विभिन्न तरीकों से बधाई दी। फिर अमित खन्ना ने अर्जुन सक्सेना से, जो छात्रावास में अकेला था और उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, पूछा कि लड़कियों का पीछा कैसे किया जाता है। अर्जुन भाई, क्या तुम्हारे पास कोई तरकीब है? इस छोटे भाई को कोई तरकीब बताओ। बिल्कुल सही, मैं भाई अर्जुन से लड़कियों का पीछा करने में आपकी मदद करने के लिए कहता हूँ। अगर आप इस लिस्ट से हटना चाहते हैं तो मुझे लगता है कि लड़कियों का पीछा करना बहुत मुश्किल है। जब भी मैं उनसे चैट करता हूं और कुछ शब्द लिखता हूं तो वे मुझे कोई जवाब नहीं देते। अर्जुन सक्सेना ने इन शब्दों को देखा, कमरे में मौजूद पत्नी और बच्चों की ओर देखा, मुस्कुराए और स्क्रीन पर टाइप किया। लड़कियों का पीछा करना मुश्किल नहीं है। सिर्फ 4 वाक्यों से आप जिन लड़कियों को जोड़ते हैं वे आपकी गर्लफ्रेंड बन सकती हैं।
स्टोरी पसंद आए तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करो। और इसी तरीके का बेहतरीन कंटेंट के लिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो।